हेडेक के क्या मेन रीजंस है? डिपेंड करता है कि हेडेक किस टाइप का है। जैसे प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर माइग्रेन है तो माइग्रेन के ट्रिगर्स में फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स जो हमें बताए कि अभी इट्स टाइम टू विजिट अ डॉक्टर टू सी अ न्यूरोलॉजिस्ट फॉर हेडेक? हेडेक के कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं। अगर ऐसा मौजूद है यानी कि मतलब हो सकता है कि दिमाग के अंदर कोई गांठ है, कोई ट्यूमर है या कोई सिनिस्टर कॉज है जिसकी वजह से आपकी लाइफ थ्रेटन हो सकती है। तो इन योर प्रैक्टिस लेट्स से इफ यू सी 5 पेशेंट्स विद हेडेक, मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस क्या होता है उसका? तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन माइग्रेन? ज्यादातर केस में माइग्रेन प्रेगनेंसी में बेटर हो जाता है। तो ऐसा भी होता होगा कि बहुत सारे लोग घर में बैठ के पेन किलर पॉप कर ही जा रहे हैं और कुछ इसका प्रॉपर सीख नहीं कर रहे हैं अटेंशन। तो व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स यू सीन? पेन किलर मेडिकेशन खाने से खुद पेन हो सकता है। ब्रेन हेल्थ के लिए क्या अर्ली बर्ड होना बेटर है कि नाइट आउल? क्या कीटोजेनिक डाइट एक्चुअली हेल्प करता है एपिलेप्सी में? कैन माइग्रेन्स बी क्योर्ड? क्योर वर्ड यूज करना टेक्निकली गलत है। वन रेड फ्लैग क्या है दैट यू शुड नेवर इग्नोर व्हेन यू हैव हेडेक? ऐसे कुछ केसेस आपके माइंड में आते हैं जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन करके या कुछ और करके खराब हो गए व्हेन दे हैड एपिलेप्सी? सो मेरे पास ऐसे 2 या 3 पेशेंट्स आए। पेशेंट्स जाते हैं आयुर्वेदिक क्लिनिक में दौरे की दवाई लेने के लिए। ब्रेन फॉग क्या होता है? ब्रेन फॉग का मतलब है कि इतने ज़्यादा हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स आ गए अनक्वालिफाइड, तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द गाइडलाइन या वेयर शुड वी ड्रॉ द लाइन बिटवीन गिविंग इन्फॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग? अगर आपके सामने किसी को सीजर आता है तो क्या ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? मुंह के अंदर उंगली नहीं डालनी है, चम्मच नहीं डालनी है। पेशेंट को करवट दिला के लेटा देना है ताकि जो भी झाग निकल रही है वो पेशेंट के लंग्स में ना जाए, साइड में गिर जाए। What's one bad habit that you want everyone to stop which is affecting brain health? स्टॉप स्क्रोलिंग। What are certain food triggers that you commonly come across? चॉकलेट, वाइन, कॉफी। 3 things that you want everyone to know about brain health. Hi and welcome to Decoding Health. आज हमारे साथ है डॉक्टर राहुल चावला. ही इज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन न्यू दिल्ली. उनके साथ हमने डिस्कस किया है हेडेक, माइग्रेन और एपिलेप्सी. हमने डिस्कस किया कि क्या क्या कारण से हेडेक्स होते हैं और क्या ऐसे ट्रिगर्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो और क्या दवाइयाँ हैं जो आप ले सकते हो जिससे कि ये बेहतर हो. ये पॉडकास्ट आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा. हेलो डॉक्टर राहुल, वेलकम टू डिकोडिंग हेल्थ. थैंक यू सो मच, ग्लैड टू बी हियर. सो टुडे इन दिस एपिसोड मैं चाहती थी कि हेडेक, माइग्रेन और एपिलेप्सी के बारे में डिस्कस करें. बहुत सारे मिथ्स है. जब मिथ्स होता है तो मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है इसके बारे में. तो थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि हेडेक क्यों होता है, माइग्रेन क्यों होता है और एपिलेप्सी के क्या क्या कारण है. तो लेट्स स्टार्ट विद हेडेक. हेडेक के क्या मेन रीजंस है? हेडेक का मतलब होता है कि हमारा जो फेस है, जो हमारा सर है, ऊपर जो स्कैल्प रीजन है या फिर नेक का अपर पोर्शन है, वहाँ पर हमारे क्या कुछ पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. अगर वो इरिटेट होते हैं तो उसकी वजह से हेडेक हो सकता है. क्योंकि दिमाग के अंदर तो पेन फाइबर्स नहीं होते, तो अगर दिमाग के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन होगा तो वो प्रेजेंट करेगा हेडेक के फॉर्म में. तो ये इस वजह से हेडेक होता है और इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं. हज़ारों कारण हेडेक के हो सकते हैं. यूजुअली प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं जिसमें कि कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी नहीं होती दिमाग के अंदर, जैसे कि माइग्रेन हुआ, टेंशन टाइप हेडेक हुआ. एंड ये बहुत कॉमन है. इनफैक्ट वर्ल्ड की 30% पॉपुलेशन को हो सकता है टेंशन टाइप हेडेक हो. एंड हर 6 में से 1 आदमी को माइग्रेन हो, है ना. इसके अलावा माइग्रेन के कुछ सेकेंडरी कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि अगर दिमाग के अंदर कोई ट्यूमर है, कोई गांठ है, जैसे कि दिमाग का कीड़ा बोलते हैं ना, न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस. दिमाग में टीबी अगर है, मेनिंजाइटिस है, इस वजह से हेडेक हो सकता है. कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, कोई क्रॉनिक इन्फ्लामेशन चल रही है. बहुत बार सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो सकता है, ट्रॉमेटिक हेडेक हो सकता है. तो मल्टीपल कारण हो सकते हैं हेडेक के. तो सबसे 3 मोस्ट कॉमन रीजंस क्या है फॉर हेडेक? यूजुअली प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं. टेंशन टाइप हेडेक लगभग 30 to 40% ऑफ पॉपुलेशन को हो सकता है. माइग्रेन हर 6 में से 1 आदमी को हो सकता है. इसके अलावा क्लस्टर हेडेक भी बहुत कॉमन है. तो ये सारे प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स होते हैं. तो जो क्लस्टर हेडेक होता है वो इट्स ऑफ टाइप ऑफ ट्राइजेमिनल ऑटोनॉमिक सेफेल्जिया. जो माइग्रेन होता है वो ट्राइजेमिनल वैस्कुलर सिस्टम का ओवर एक्साइटेशन की वजह से हो जाता है. तो ये सारे प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स हैं जो बहुत कॉमन है और लोग बहुत इसको इग्नोर भी करते हैं. कभी कभी हो सकता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम हो कि लोगों को पता ही ना चले. मतलब लोग अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं माइग्रेन के साथ, उनको पता भी नहीं होता कि उनको माइग्रेन है. हो सकता है पेशेंट को 6 महीने, साल भर में 1 बार हेडेक हो रहा हो. वहीं पर कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको रोज़ हेडेक हो रहा हो, तो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं क्रॉनिक माइग्रेन के साथ. तो जो कॉमन हेडेक है उसका ट्रिगर्स क्या होते हैं यूजुअली? डिपेंड करता है कि हेडेक किस टाइप का है. जैसे प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर माइग्रेन है तो माइग्रेन के ट्रिगर्स में फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हमारे इंडिया में लोग व्रत बहुत ज़्यादा रखते हैं तो उन्हें हेडेक हो सकता है.
या लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं या लंच टाइम पे नहीं लेते हैं, मील स्किप कर देते हैं, तो उनको हेडेक हो सकता है। स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, नींद ठीक से नहीं हो पाना या फिर नींद बहुत ज़्यादा होना। एक्सेसिव स्लीप इज़ ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर माइग्रेन। तीसरा डिहाइड्रेशन है, ठीक से पानी नहीं पीना। इसके अलावा वेदर में चेंजेस, प्रेशर में चेंजेस, जैसे अचानक से अगर विंडी मौसम हो गया या फिर बारिश आ गई या फिर अचानक से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो टेम्परेचर में, क्लाइमेट में, वेदर में अगर कोई बदलाव हो रहे हैं तो वो भी कभी कभी माइग्रेन के ट्रिगर्स हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को स्पेसिफिक फूड आइटम्स की वजह से माइग्रेन हो सकता है। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं चॉकलेट्स के लिए, कुछ लोगों को पर्टिकुलर टाइप की अल्कोहल लेने पर माइग्रेन हो सकता है, कुछ लोगों को पर्टिकुलर स्मेल से माइग्रेन हो सकता है, जैसे परफ्यूम की स्मेल हो सकती है जिसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। वुड पॉलिश, फर्नीचर में यूज़ करने वाला कोई भी पॉलिश या फिर कोई भी इस तरह का इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, उसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजंस व्हाई अ पर्सन कैन हैव हेडेक। When do you label a headache as migraine? माइग्रेन की एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन होती है। यूजुअली यूनिलेटरल हेडेक होता है, यानी कि एक साइड हेडेक होगा, पर दोनों तरफ भी हो सकता है। दर्द यूजुअली कम से कम 3 घंटे से लेकर 3 दिन तक रहता है। दर्द के साथ जी मचलाना, उल्टी आना यानी कि नॉजिया एंड वॉमिटिंग, लाइट से, आवाज़ से इरिटेशन, एवर्जन, जिसे हम कहते हैं फोटोफोबिया या फोनोफोबिया, यानी कि पेशेंट को लगेगा कि वो एक अंधेरे कमरे में जाके बैठ जाए। इसके अलावा अगर ये दर्द लगातार प्रोग्रेसिव बढ़ता जाता है, स्टैटिक नहीं रहता, तो ये सारे माइग्रेन के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में ऑरा देखने को मिल सकता है, यानी कि दर्द के स्टार्ट होने से पहले आंखों के आगे कुछ झिलमिलाहट, कुछ जिगजैग लाइंस, कुछ पैटर्न्स या फिर कुछ एबनॉर्मल स्मेल। तो ये सारे माइग्रेन के स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं, और अगर ये हैं और पेशेंट्स को इस तरह के स्पेल्स मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं तो हम इसको माइग्रेन बोलते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, अगर 5 से 6 या 10 बार तक आ रहा है हर महीने तो उसको हम बोलते हैं एपिसोडिक माइग्रेन। पर अगर इस तरह के हेडेक्स लगातार महीने में 15 बार से ऊपर आ रहे हैं, 3 महीने से ज़्यादा, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक माइग्रेन। ओके, स्ट्रेस से भी रिलेटेड होता है हेडेक? स्ट्रेस से टेंशन टाइप हेडेक भी हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है। तो स्ट्रेस अपने आप में प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है सभी तरह के प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स का। तो स्ट्रेस कैसे टाइप का हेडेक कराता है? कुछ स्पेसिफिक टाइप है, कुछ स्पेसिफिक एरिया है, जैसे फ्रंटल एरिया ज़्यादा अफेक्ट होता है, ऐसा कुछ? तो टेंशन टाइप हेडेक में यूजुअली बैंड टाइप का आपको हेडेक होता है, जो कि आगे की तरफ रहता है। तो ये हेडेक रहता है और बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सा डल एकिंग टाइप का हेडेक होता है, लगातार नहीं बढ़ता, सीवियर नहीं होता, एक भारीपन सा हमेशा रहता है। इसमें नॉजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया जो कि माइग्रेन में देखने को मिलता है वो नहीं होता। स्ट्रेस से आपको माइग्रेन का हेडेक भी बढ़ सकता है। तो माइग्रेन का हेडेक भी हो गया, टेंशन टाइप हेडेक भी हो गया। जिन लोगों को ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, फेशियल पेन्स हैं, जिन लोगों को क्लस्टर हेडेक है, वो सब भी कभी कभी हो सकता है कि बढ़ जाएं स्ट्रेस लेने की वजह से। एंजाइटी या फिर कोई भी अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ कंडीशन है तो हो सकता है इस तरह के हेडेक एपिसोड्स बढ़ जाएं। साइनोसाइटिस का हेडेक कैसा होता है? ये यूजुअली क्या होता है कि साइनस का जो हेडेक होता है ना, बहुत बड़ा एक मिसलेबल्ड टर्म होता है। ज़्यादातर लोग जो कहते हैं कि उन्हें साइनस हेडेक है, उन्हें साइनस हेडेक नहीं होता, उन्हें टेंशन टाइप हेडेक होता है, माइग्रेन होता है। तो अगर आपको पेरी ऑर्बिटल रीजन में या फिर फ्रंटल रीजन में हेडेक हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो साइनस का हेडेक हो। अगर साथ में फोटोफोबिया, फोनोफोबिया है, एवर्जन टू यानी लाइट और साउंड हो गया, नॉजिया, वॉमिटिंग हो गई, और ये हेडेक का वही माइग्रेन टाइप के फीचर्स आ रहे हैं साथ में, तो वो माइग्रेन headache and rather than the sinus headache. And so basically sinus headache is not that much common as compared to other primary headaches like migraine and tension type headache. ओके, और डिहाइड्रेशन की वजह से भी हेडेक हो सकती है, स्पेशली इन समर टाइम। Yeah. तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं डिहाइड्रेशन हेडेक के? तो डिहाइड्रेशन इज जस्ट अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। मतलब जितने भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं हेडेक के, उसमें डिहाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आपको माइग्रेन हो सकता है ना। तो ऑब्वियसली अगर माइग्रेनस हेडेक है तो आपको माइग्रेन के जैसा हेडेक ही होगा डिहाइड्रेशन की वजह से। लेकिन इसके अलावा डिहाइड्रेशन के अदर रीजंस, जैसे कि हैंगओवर हेडेक में लोग अगर अल्कोहल ले लेते हैं तो नेक्स्ट डे क्या होता है, बिकॉज अल्कोहल हैज़ अ डायूरेटिक इफेक्ट, तो उसकी वजह से पेशेंट डिहाइड्रेशन में जा सकते हैं, या फिर अल्कोहल अपने आप में एक वेसोडायलेटेशन करा सकता है दिमाग के अंदर। तो इसकी वजह से एक हैंगओवर टाइप का हेडेक पेशेंट को होने लगता है। सो दैट हैंगओवर हेडेक बिकॉज ऑफ टेकिंग अल्कोहल, उसके मल्टीपल कारण हैं, वन ऑफ देम बीइंग डिहाइड्रेशन। तो डॉक्टर, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर हेडेक? मतलब क्या चेंजेस होते हैं ब्रेन में, ब्लड वेसल्स में, वेसोडायलेटेशन कहाँ हो रही है जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है? अगर मैं माइग्रेन की बात करूं तो माइग्रेन में क्या होता है, जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है ना, ये हमारे फोरहेड को सप्लाई करती है, आंखों के आसपास सप्लाई करती है, चेहरे को सप्लाई करती है। इसके जो पेन फाइबर्स होते हैं ना,
वो पेन के स्टिमुलस यानी कि सेंसेशन लेकर चेहरे पर जो टच है या पेन के सेंसेशन लेकर दिमाग की तरफ जाते हैं, वो ओवर एक्साइट हो जाते हैं, हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं। इसकी वजह से ब्लड वेसल्स में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं। एक तो वेसोडाइलेटेशन होता है और कुछ इन्फ्लामेटरी मार्कर्स रिलीज़ होते हैं, जैसे CGRP हो गया, वो रिलीज़ होता है। इसकी वजह से एक पूरा एक न्यूरोकेमिकल प्रोसेस चलता है, जिसकी वजह से वो जो एरिया होता है बहुत हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। अब अगर किसी भी तरह के ट्रिगरिंग फैक्टर्स अगर आ गए, जैसे कि अगर पेशेंट ने खाना नहीं खाया, स्लीप डिस्टर्ब हो गई, वेदर में चेंजेस, डिहाइड्रेशन, तो क्या होगा कि हेडेक ट्रिगर हो सकता है। और वो जो पेन के फाइबर्स जो रहेंगे वो सारे के सारे सेंसेशन लेकर दिमाग के अंदर वाले हिस्सों में लेके जाएंगे। तो कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स होते हैं हमारे दिमाग के, उनमें एक्टिवेशन होने की वजह से ऑरा टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं, या फिर हमें लेथार्जी फील हो सकता है, ब्रेन फॉग फील हो सकता है, और हेडेक तो होता ही होता है। इसलिए माइग्रेन इज़ नॉट जस्ट अ हेडेक, तो हेडेक तो हो ही रहा है, बट बिकॉज मल्टीपल सेंटर्स ऑफ द ब्रेन आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड, तो इसकी वजह से अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऑरा देखने को मिल सकता है, प्रोड्रोमल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट जो माइग्रेन है वो हमारा गट को भी इफेक्ट कर सकता है, तो एक तरीके से हमारे गट की जो मोटिलिटी होती है ना, उसको इफेक्ट कर देता है। इसकी वजह से हमको नौजिया होने लगता है, वॉमिटिंग की सेंसेशन होने लगती है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी माइग्रेन कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है, मतलब माइग्रेन के साथ पेशेंट को गेट इम्बैलेंस हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, लड़खड़ाहट आ सकती है, वर्टिगो हो सकता है। कभी कभी माइग्रेन के बाद पेशेंट को पैरालिसिस भी हो जाता है। तो इसलिए माइग्रेन दिमाग के अलग अलग हिस्सों को इफेक्ट कर सकता है, और इसकी वजह से अलग अलग न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। मान के चलो कि किसी को थोड़ा सा हेडेक शुरू हो रहा है मॉर्निंग के टाइम पे, आफ्टरनून टाइम पे, क्या ऐसी चीज़ें वो कर सकते हैं ताकि वो बढ़े ना? ऐसा कुछ है, सम लाइफस्टाइल चेंजेस या समथिंग दैट दे कैन डू व्हेन दे हैव जस्ट स्लाइट माइल्ड हेडेक? अगर आपको माइग्रेन है तो एक बात समझनी पड़ेगी कि माइग्रेन का हेडेक जो होता है ना, वो लगातार बढ़ता जाता है, स्टैटिक नहीं रहता। इनिशियल फेज़ में हो सकता है स्टैटिक रहे, बट जैसे जैसे आपको माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो वो प्रोग्रेस होता जाएगा, फिर प्लेट्यू में रीच करेगा। तो स्टार्टिंग में अगर आपको माइग्रेन के सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि प्रोड्रोमल सिम्टम्स हो रहे हैं, हेडेक स्टार्ट नहीं हुआ है पर सिर्फ प्रोड्रोमल सिम्टम्स है, तो पेशेंट को पता लग जाता है कि प्रोड्रोमल सिम्टम्स जैसे कि यॉर्निंग आना, थोड़ा सा ब्रेन फॉग, नौशिया सा फील होना, वॉमिटिंग का मन करना, तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को उस वक्त हो सकती हैं। मन में बदलाव हो सकते हैं, अंदर एक पता लग जाता है कि आज तो हेडेक होने वाला है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बस लग जाता है कि आज हेडेक होने वाला है। कुछ पेशेंट्स को ऑरा भी हो सकता है, जैसे कि ज़िगज़ैग लाइंस दिखाई देना, कुछ पैटर्न दिखाई देना आँखों के आगे, झिलमिलाहट होना, कुछ फ्लैशेस ऑफ लाइट, या फिर कुछ एबनॉर्मल स्मेल। तो इसके बाद जब हेडेक होता है ना, स्टार्ट होता है ना, तो हेडेक इनिशियली धीमा होता है और धीरे धीरे लगातार बढ़ता जाता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, अगर आपको फोटोफोबिया है, फोनोफोबिया है, स्पेसिफिक माइग्रेन जैसा हेडेक है, तो प्लीज़ एक डार्क रूम में जाके बैठ जाइए, और अगर हो सकता है तो सो जाइए, और अगर ऑफिस में है, काम कर रहे हैं, तो हेड डाउन कर लीजिए। अगर आप अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो आसपास मौजूद हैं उसको अगर कर्टेल कर पाएँ, उसको रोक पाएँ, तो हो सकता है माइग्रेन ज़्यादा आगे ना बढ़े, आपका हेडेक वहीं के वहीं रह जाए। अगर हेडेक और बढ़ता है तो पेन किलर मेडिकेशन ले लीजिए, वो भी ऐसी पेन किलर मेडिकेशन जो कि स्पेसिफिकली माइग्रेन में काम करती है। फॉर एग्जांपल, हम माइग्रेन में पेशेंट को एक कॉम्बिनेशन ऑफ पेन किलर मेडिकेशन देते हैं, उसके अंदर पैरासीटामॉल हो सकता है, या फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि नेप्रोक्सेन हो सकता है। साथ में हम एक प्रोकाइनेटिक एजेंट देते हैं जो कि गट मोटिलिटी को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है कि गट मोटिलिटी बढ़ेगी तो नौजिया वॉमिटिंग भी कम हो जाएगा, बिकॉज माइग्रेन में गट मोटिलिटी इफेक्ट होती है। तो पेन किलर आपने तुरंत लेना है, वेट नहीं करना है। अगर आप पेन किलर नहीं लेते हैं टाइम पर, वेट करते हैं, तो आपका हेडेक बढ़ता जाएगा, और वो जो डीपोलराइजेशन वेव है जो कि माइग्रेन की पैथोफिजियोलॉजी है, वो पूरे दिमाग पे स्प्रेड कर जाएगी। तो अब आपको सिम्टम्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, आपका हेडेक कंट्रोल नहीं होगा। तो अगर आपको हेडेक हो रहा है, सही टाइम पे हेडेक की मेडिकेशंस ले लीजिए, डू नॉट वेट। अगर आप वेट करते हैं तो पहली बात तो हेडेक की मेडिकेशन अल्टीमेटली लेनी ही पड़ेगी, लेकिन अब उससे उतना आराम नहीं मिलेगा जितना कि पहले मिल सकता था। दूसरी चीज़, हो सकता है कि आपका वो हेडेक नेक्स्ट डे तक कैरी फॉरवर्ड हो जाए। बहुत लोग क्या करते हैं, अरे हेडेक की मेडिकेशन खाएंगे तो ऐसा ना हो कि आदत पड़ जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, हेडेक की मेडिकेशन स्किप कर देते हैं। अल्टीमेटली हेडेक की मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, और अब एक नहीं लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेंगी, बिकॉज अगले दिन तक माइग्रेन कैरी फॉरवर्ड हुआ और आपकी जो डीलिंग एक्टिविटी थी वो प्रभावित हो गई है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो गई है। तो इसलिए अगर माइग्रेन है, टेक हेडेक मेडिकेशंस एट टाइम एंड मेक श्योर कि जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स है उसको आप उसी वक्त ठीक कर पाएँ। अगर आपने मील नहीं लिया है तो खाना खा लो, अगर डिहाइड्रेटेड हो तो पानी पी लो, एक डार्क रूम में जाके सो जाओ।
अगर माइल्ड हेडेक है और कोई और माइग्रेन के सिम्टम्स नहीं है तो उसको कैसे डील करें? विल जस्ट पास या जस्ट वेट? जैसे टेंशन टाइप हेडेक होता है ना, तो उसमें एक हैवीनेस टाइप की रहती है। बहुत बार उसमें हमको पेन किलर मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे में रेस्ट करने से आपका हेडेक ठीक हो जाता है। तो पानी खूब सारा पियो, रेस्ट करो, अगर खाना नहीं खाए तो खाना खा लो, ठीक है। इससे आपका हेडेक हो सकता है अपने आप ठीक हो जाए। कुछ लोगों को जैसे कि मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग लेने पर भी थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है। तो स्ट्रेस अगर कम होगा तो हेडेक हो सकता है आपका बेटर हो जाए। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी हेल्प कर सकते हैं? हाँ। नेक रोटेशंस, एक्सटेंशन? तो कभी कभी क्या होता है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी होता है, तो नेक पोस्चर की वजह से हेडेक हो सकता है। तो आप हीट पैक यूज़ कर सकते हैं, गर्दन पे लगा सकते हैं, उससे थोड़ा सा जो नेक मसल्स का टेंशन है वो रिलीफ हो जाएगा। अगर पेन आपको आंखों के आसपास चेहरे पे कर रहा है, सर में कर रहा है, तो वहाँ पे आप आइस पैक लगा सकते हैं, उससे थोड़ा सा सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको मिल सकता है। तो ये सब तभी काम करेंगे अगर माइल्ड हेडेक है। लेकिन अगर वो सीवियर हेडेक है या हेडेक लगातार बढ़ता जा रहा है, माइग्रेनस हेडेक है, तो दीज थिंग कैन जस्ट एड, लेकिन मेडिकेशन की ज़रूरत आपको पड़ेगी। कब हीट पैक लगाना चाहिए और कब आइस लगाना चाहिए व्हेन देयर इज हेडेक? हाउ टू नो द डिफरेंस? तो अगर आपको गर्दन में स्ट्रेन हो रहा है पोस्चर की वजह से, बहुत टाइटनेस फील हो रही है, तो उस वक्त आप हीट पैक लगा सकते हैं। पर जहाँ पर एक्टिव पेन हो रहा है ना, वहाँ पर आपको आइस पैक लगाना चाहिए। ओके। व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स जो हमें बताए कि अभी इट्स टाइम टू विजिट अ डॉक्टर टू सी अ न्यूरोलॉजिस्ट फॉर हेडेक, कि आप इसको लाइटली ना लें, घर में बैठ के दवाई ना करें, तुरंत जाके एग्जामिन कराएं? व्हाट आर दो साइंस? हेडेक के कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं। अगर ऐसा मौजूद है, यानी कि मतलब हो सकता है कि दिमाग के अंदर कोई गांठ है, कोई ट्यूमर है या कोई सिनिस्टर कॉज है जिसकी वजह से आपकी लाइफ थ्रेटन हो सकती है, तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर एल्डरली किसी को भी एज में 60 साल से ऊपर की एज में न्यू ऑनसेट हेडेक है ना, तो ज़रूर उनको डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। न्यू ऑनसेट हेडेक फॉर हाउ लॉन्ग? कुछ ड्यूरेशन भी है? कितने दिन तक के बाद आपको लगता है कि इसको इवैल्यूएट करनी चाहिए या तुरंत एक एपिसोड में इवैल्यूएट करना चाहिए? देखिए, माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक जितने भी प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर होते हैं जो कि बिनाइन कंडीशंस हैं, ये लाइफ लॉन्ग रहती हैं, लेकिन इनका ऑनसेट यूजुअली 20s, 30s या अर्ली 40s में स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर कभी भी 60s में आके नहीं होगा। तो 60s में आके अगर आपको कोई अचानक से हेडेक स्टार्ट हुआ है तो डेफिनेटली इट नीड्स इन्वेस्टिगेशन। 1 या 2 एपिसोड ऑफ हेडेक, माइल्ड हेडेक तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर वो परसिस्ट कर रहा है आपका हेडेक, उसकी सिवियरिटी इंक्रीज करती जा रही है, यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। और अदर देन जस्ट हेडेक, आर देयर अदर साइंस दैट पीपल कैन लुक फॉर कि ब्रेन में कुछ अफेक्ट हुआ है? तो उसमें हमको देखना पड़ेगा कि कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट तो नहीं है, यानी कि मतलब अगर आपको दिखाई देने में कोई समस्या हो रही है, ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, आँखों के आगे कुछ अंधेरा सा छा रहा है, टनल विजन सा हो रहा है, कुछ झिलमिल सी रोशनी दिखाई दे रही है, वो परसिस्ट कर रही है, 2 दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपको पैरालिसिस हो रहा है, यानी कि एक हाथ एक पैर में कमज़ोरी, या फिर चलने में लड़खड़ाहट महसूस हो रही है, आवाज़ में लड़खड़ाहट महसूस हो रही है, तो ये सारे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है। मतलब दिमाग का कोई पर्टिकुलर हिस्सा जो है इफ़ेक्ट हो रहा है। तो हो सकता है दिमाग में कोई गांठ हो, कोई अगर ट्रॉमा है तो हो सकता है सबड्यूरल हेमरेज हो। अगर आपको लगातार बुखार चल रहा है कुछ दिनों से, वज़न में कमी आई है, तो हो सकता है दिमाग के अंदर टीबी हो या कोई और दिमाग का इन्फेक्शन हो। अगर दौरे आ रहे हैं या फिर बेहोशी हो रही है, इसका मतलब डेफिनेटली दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं। अगर इसमें से कुछ भी अगर हो रहा है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। आपको एक इमेजिंग की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोबेबली MRI ब्रेन या CT स्कैन, डिपेंडिंग वॉट एवर योर डॉक्टर एडवाइसेस। एंड हो सकता है आपको EG की आवश्यकता पड़े अगर दौरे आ रहे हैं। एंड एक फिजिकल एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट हमको है कि ये देखने के लिए कहीं कोई न्यूरोलॉजिकल साइंस तो नहीं है। कब हेडेक इज द फर्स्ट साइन ऑफ हाइपरटेंशन? इट डिपेंड्स। अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 या 160/90 तक मेंटेन रहता है तो हो सकता है आपको हेडेक ना हो। लेकिन अगर आपका BP शूट अप करता है, 160 से ऊपर जा रहा है, तो अचानक से हेडेक बहुत तेज़ हो सकता है। कुछ पेशेंट जिनको न्यू ऑनसेट हेडेक है, शायद 40s में 50s में, वो न्यू ऑनसेट हेडेक के साथ हमारे पास आते हैं। हम ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ा हुआ होता है। तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन इज़ अ वेरी कॉमन कॉज फॉर हेडेक्स। तो कब अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए? कैसे टाइप के हेडेक में? जब भी आपको हेडेक हो, न्यू ऑनसेट हेडेक है, तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर तो चेक करना ही करना है। ब्लड प्रेशर आपने चेक करना है, आपने विजुअल एक्टिविटी चेक करनी है, फंडस चेक करना है, डिपेंडिंग कि आपकी प्रोफाइल क्या है। मतलब अगर पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट हाइपरटेंसिव है, पेशेंट की एज क्या है, यंगर पेशेंट है, ओल्डर पेशेंट है। जैसे अगर
IH करके एक एंटिटी होती है, इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, यानी कि दिमाग के अंदर प्रेशर बिल्टअप होने लगता है जिसकी वजह से हेडेक्स होने लगते हैं। यूजुअली देखा जाता है अगर यंग वुमेन है, थोड़ी ओबीज है, या फिर रिसेंटली वेट गेन किया है, तो उनके अंदर ऐसा देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई पेशेंट को लगातार हेडेक हो रहा है ना, इनिशियल MRI इनफैक्ट नॉर्मल भी हो सकता है ऐसे केसेस में, तो हेडेक लगातार बना हुआ है, या फिर आँखों में कोई दिखाई देने में कोई परेशानी आ रही है, डबल विजन हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को IH हो सकता है। तो हमें उसको एवेलुएट करने की ज़रूरत है, MRI ब्रेन कराने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो CSF टैपिंग हमें करना पड़ता है प्रेशर देखने के लिए कि जो CSF यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो रहता है दिमाग का, उसका प्रेशर कितना है। तो हम लंबर पंक्चर करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से एक फ्लूइड निकालते हैं, उसको प्रेशर हम नापते हैं एंड फिर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को अल्टीमेटली वो डायग्नोसिस है या कुछ और है। Okay. So in your practice, let's say if you see 5 patients with headache, just they come with headache, most common diagnosis क्या होता है उसका? Migraine is the most common diagnosis. Tension type headache, however, is the most prevalent one. लेकिन टेंशन टाइप हेडेक में क्या होता है कि हेडेक इतना सीवियर नहीं है, फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, एंड इट्स मोर और लेस जस्ट लाइक अ हेडेक। तो लोग डॉक्टर के पास यूजुअली आते नहीं है। डॉक्टर के पास यूजुअली लोग आते हैं माइग्रेन के साथ, वो भी तब जब माइग्रेन बहुत बढ़ चुका होता है। तो माइग्रेन धीरे धीरे बढ़ता है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी महीने में 1 आध बार हेडेक हो, या हो सकता है 3 या 6 महीने में 1 बार हेडेक हो, धीरे धीरे बढ़कर महीने में 3 या 4 बार होगा, फिर 5-6 बार होगा, फिर 10 बार होगा, 15 बार होगा। अब जब 10-15 बार हेडेक हो रहा है, वो भी इतना सीवियर हो रहा है, तो लोग मल्टीपल टाइम्स पेन किलर खाएंगे महीने में, और उससे भी जब हेडेक रिलीफ नहीं होगा ना, तब जाके डॉक्टर को दिखाएंगे। तो एपिसोडिक माइग्रेन क्रॉनिक माइग्रेन में कन्वर्ट हो गया होता है जब पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो क्या एपिसोडिक माइग्रेन अगर हम पेन किलर से ट्रीट करें तो उसका कन्वर्जन टू क्रॉनिक माइग्रेन इज लेस? इज देयर एनी स्टडी लुकिंग एट दिस, या डजंट मैटर, द प्रोग्रेशन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ यू ट्रीट इट और एट व्हाट स्टेज यू ट्रीट? इट डिपेंड्स। अगर आपका एपिसोडिक माइग्रेन है, अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हैं, अगर आप प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस ले रहे हैं, आपकी हेडेक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्ड है, महीने में 1 बार या 2 बार, उससे ऊपर नहीं है, तो ऐसे में क्रॉनिक माइग्रेन में कन्वर्जन के चांसेस कम होंगे। वेयरएस अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करते हैं, अगर आपको हेडेक हो रहा है, आप हेडेक की मेडिकेशन उस वक्त नहीं लेते हैं, वेट करते हैं हेडेक के बढ़ने का, तो क्या होगा, इससे आपका एपिसोडिक माइग्रेन धीरे धीरे ख़राब होता जाएगा। यानी कि 1 या 2 हेडेक एपिसोड जो हो रहे थे पहले 1 महीने में, अब वो बढ़ के 3-4 होंगे, फिर 5-6 होंगे, फिर 10 होंगे, धीरे धीरे क्रॉनिक की तरफ आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको माइग्रेन है, इवन इफ इट इज़ एपिसोडिक माइग्रेन, अगर आपको तेज़ हेडेक हो रहा है, आपको दवाई उस वक्त लेनी है, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने ही करने हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका एपिसोडिक माइग्रेन क्रॉनिक की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस है जो करनी चाहिए? सबसे पहली बात, माइग्रेन अगर एक बार आपको हो गया ना, तो वो आपको हमेशा रहेगा। दैट ओनली मीन्स कि आपके दिमाग के अंदर हाइपर एक्साइटेबिलिटी मौजूद है, तो जब भी ट्रिगर्स आएंगे आपको वो माइग्रेन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, उन ट्रिगर से अपने आप को बचाना है। तो इस तरीके से लाइफस्टाइल चेंजेस आपने करने हैं, क्या आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए और हमेशा यू आर अवेयर ऑफ द ट्रिगर्स एंड यू ट्राई कि वो ट्रिगर्स आपको प्रभावित ना करें। तो इसका सीधा सा फंडा क्या है कि आपको पहली बात तो स्लीप रेगुलर लेनी है, 7 से 8 घंटे आपने सोना है। अगर इंसोम्निया है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो उसको आपने ठीक करना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना है, ठीक है। अगर आप एक्सेसिव नींद लेते हैं या फिर कभी कभी दिन में बहुत ज़्यादा सो जाते हैं, तो उससे भी आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। तो डिसिप्लिन ज़रूरी है हर चीज़ में। दूसरी चीज़, स्ट्रेस आपने कम करना है, मेडिटेशन कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, ये सभी मल्टीपल ट्रायल्स में शो किया है कि माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी को कम कर सकता है। तीसरी चीज़ है ईट। सो यू हैव टू ईट रेगुलरली, टेक डेली ब्रेकफास्ट, डू नॉट स्किप योर मील्स। अगर आप व्रत रखते हैं तो प्लीज़ बी एक्स्ट्रा कॉशियस। अगर अवॉइड नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट व्रत रखने से पहले, यानी कि रात में कुछ अच्छे से खा लें। मेक योर सेल्फ प्रॉपरली हाइड्रेटेड, टेक बैलेंस्ड डाइट। चौथी चीज़ है डिसिप्लिन। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ में। सही टाइम पे सोना, सही टाइम पर उठना, सही टाइम पर खाना, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन, खूब पानी पिए, 2.5 से 3 लीटर। ख़ासकर अगर आप व्रत रख रहे हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, तो ऐसे केसेस में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं। वार्म वेदर में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं, तो पानी खूब सारा पिए। लास्ट, अवॉइड ट्रिगर्स। जो भी ट्रिगर्स हैं उनको अवॉइड करना है। कुछ पेशेंट स्पेसिफिक ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को कॉफ़ी पी के माइग्रेन हो सकता है,
कुछ लोगों को चॉकलेट से माइग्रेन हो सकता है, परफ्यूम से माइग्रेन हो सकता है, कोई भी इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की स्मेल से माइग्रेन हो सकता है। तो जो भी चीज़ें हैं वो सभी आपको अवॉइड करनी है। यानी कि आपको एक सीधा जीवन जीना है। तो सीधा यानी कि स्लीप, स्ट्रेस, ईट, एक्सरसाइज, डिसिप्लिन, हाइड्रेशन एंड अवॉइड ऑल दी ट्रिगर्स। तो सीधा जीवन अगर आप जियोगे तो माइग्रेन कंट्रोल रहेगा, आपकी लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी, एपिसोडिक माइग्रेन से क्रॉनिक माइग्रेन में कन्वर्जन बहुत ही कम रहेगा और माइग्रेन आपको परेशान नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं ना तो हो सकता है कि आपको प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशंस की ज़रूरत ही ना पड़े। तो एक्सरसाइज, कौन से टाइप का एक्सरसाइज हैज़ द बेस्ट इम्पैक्ट एंड इम्प्रूवमेंट फॉर हेडेक, माइग्रेन? कैसी भी मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी आप कीजिए, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, दैट हैज़ अ रोल। मेडिटेशन हैज़ अ रोल। कुछ स्पेसिफिक माइंडफुलनेस एक्सरसाइज होती हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो सकती हैं, वो आप करिए। बेसिकली फंडा ही है ना कि वाइल मेडिटेटिंग इफ़ यू आर अवेयर ऑफ योर ब्रीथ, अबाउट योर सराउंडिंग्स एंड यू आर नॉट ओवर थिंकिंग, तो 5 से 10 मिनट भी अगर आप ये कर रहे हैं डेली बेसिस पर, तो इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल्स, it is going to have an impact on your migraine frequency and intensity. Is migraine hereditary? It can be. तो माइग्रेन 30 to 40% केसेस में जेनेटिक हो सकता है एंड कभी कभी रेयरली एक एंटिटी होती है फैमिलियल हेमिप्लेजिक माइग्रेन, तो वो हो सकता है। उस केस में क्या होता है कि माइग्रेन तो होता ही होता है, साथ में पैरालिसिस के एपिसोड्स भी आ सकते हैं। हाउ कॉमन इज दैट? इट्स वेरी रेयर। तो कैफीन हेडेक के लिए अच्छा है कि बुरा है? बिकॉज दिस अ लॉट ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। कोई बोलता है कि नहीं वो विजुअलाइजेशन करता है या फिजियो कंस्ट्रक्शन करता है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ कैफीन इन हेडेक? डिपेंड्स। एक्यूट एपिसोड अगर आपको है माइग्रेन का तो उसमें कैफीन इज गोइंग टू हेल्प, बिकॉज माइग्रेन के टाइम पे ब्लड वेसल्स में वेसोडाइलेटेशन हो जाता है और कैफीन वेसो कंस्ट्रक्शन करता है, इसलिए हम एक्यूट अटैक्स में कैफीन दे सकते हैं। इनफैक्ट एक बहुत फेमस पेन किलर है जिसका टीवी पर ऐड भी आता है, सिर्फ एक डेंटेडैन, सर दर्द से आराम, तो उसमें पैरासीटामोल और कैफीन है, तो वो अगर आप लेंगे तो उसका एक्यूट एपिसोड जो है माइग्रेन का वो आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन कैफीन बहुत सारे लोगों में हेडेक को प्रेसिपिटेट कर सकता है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में वो एक ट्रिगर की तरह काम कर सकता है। एक और चीज़, अगर आप रोज़ 3-4 कप कॉफ़ी पी रहे हैं और अचानक 1-2 दिन आपने कॉफ़ी स्किप कर दी तो विड्रॉल हेडेक हो सकता है। चाय के साथ भी देखा है ऐसे लोगों Exactly, को, because it चाय has की भी caffeine. आदत हो जाती है। यस। कैन माइग्रेन्स बी क्योर्ड? माइग्रेन होने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हाइपर एक्साइटेबिलिटी है। ये आप समझ लीजिए कि जेनेटिक ट्रेट है। जब भी कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होंगे आपको हेडेक हो जाएगा। अभी हेडेक की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, कुछ लोगों में हो सकता है 6 महीने में एक बार हो रहा हो, साल भर में एक बार हो रहा हो, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो हो सकता है उनको हेडेक रेयरली कभी हो, इतना रेयर कि उनको याद भी नहीं कि उनको माइग्रेन है। तो ऐसे लोग मान सकते हैं कि उनका माइग्रेन क्योरेबल है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि वो एक्साइटेबिलिटी हमेशा वहीं पे रहेगी। तो कभी ना कभी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप बहुत ओवरवर्कड हैं, रात को आपने नींद नहीं ली है, कुछ खाना नहीं खाया है, डिहाइड्रेटेड है, तो आपको माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। तो क्योर वर्ड यूज़ करना टेक्निकली गलत है, रेमिशन इज़ द राइट वर्ड टू यूज़। अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं तो यू कैन बी माइग्रेन फ्री फॉर योर होल लाइफ। तो अगर थोड़ा सा हेडेक और माइग्रेन होने जैसा हो तो डार्क रूम में बैठना चाहिए या बाहर जाके फ्रेश एयर लेना चाहिए? माइग्रेन अगर आपको है तो माइग्रेन में फोटोफोबिया होता है, फोनोफोबिया होता है, लाइट से, आवाज़ से एवर्जन, तो लाइट आपके माइग्रेन को बढ़ा सकती है। तो ऐसे में आपको डार्क रूम में जाना है, लाइट बंद करनी है, अगर हो सकता है तो सो जाओ, ध्यान रखो कोई शोर ना मचाए आसपास। एक बार माइग्रेन ठीक हो गया तो आप बाहर हवा में जाके घूम के आ सकते हैं, बट मेक श्योर वहाँ पे मौसम ठीक ठाक हो, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज़्यादा धूप ना हो। तो what are the advances that have occurred in migraine medication? किसी किसी को एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन भी देते हैं माइग्रेन के केसेस में, तो क्या ऐसे टाइप के मेडिसिन है जो माइग्रेन में यूज़ होता है अदर देन पेन किलर? तो माइग्रेन में क्या होता है, एक्यूट एपिसोड को ट्रीट करने के लिए हम पेन किलर्स देते हैं, पर एक्यूट एपिसोड के अलावा बिकॉज माइग्रेन की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो लगातार चलती आ रही है और जब भी कोई ट्रिगर होगा तो आपको माइग्रेन का एपिसोड हो जाएगा, तो हमें कुछ पर्टिकुलर केसेस में प्रोफाइलेटिक मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं ताकि अगर कोई ट्रिगरिंग फैक्टर्स मौजूद है तो भी पेशेंट को हेडेक ना हो।
तो कितने एपिसोड्स के बाद यू गिव प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशन, लाइक व्हाट इज द क्राइटेरिया टू प्रिस्क्राइब प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशन? यूजुअली अगर पेशेंट को महीने में 3 या 4 बार से ज़्यादा हेडेक हो रहे हैं, या फिर हेडेक इतने सीवियर है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही है, या कभी कभी एक बार हेडेक स्टार्ट हो गया तो कम से कम 3 दिन तक चल ही रहा है, तो ऐसे में हम पेशेंट को प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो एनीवे पेशेंट को करने ही करने हैं, इरिस्पेक्टिव के हेडेक एपिसोड्स कितने हैं। पर अगर हेडेक एपिसोड महीने में 3 या 4 बार से ऊपर आ रहे हैं, सो वी स्टार्ट द पेशेंट ऑफ प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस। उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। वी हैव बीटा ब्लॉकर, वी हैव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, then we have certain antidepressants like amitriptyline, then we have certain anti-epileptic medications like valproate। तो पेशेंट प्रोफाइल को हमें देखना होता है कि अगर कोई को एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटी है, मान लीजिए पेशेंट को एपिलेप्सी है, तो वी विल प्रेफर वैल्प्रोएट कि एक तीर से दो निशाना हो गया। अगर पेशेंट को अंडरलाइंग डिप्रेशन है या पेशेंट को एग्जिस्टिंग टेंशन टाइप हेडेक भी हो रहा है, तो वी विल प्रेफर कि हम एमिट्रिप्टाइलिन दे दें। तो इट डिपेंड्स कि पेशेंट प्रोफाइल क्या है, और सभी मेडिकेशन की अलग अलग रिस्क्स हैं, तो वो रिस्क बेनिफिट पेशेंट प्रोफाइल को देखते हुए वी चूज विच पर्टिकुलर प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस वी आर गोइंग टू गिव टू द पेशेंट। आर दे सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज? डिपेंड्स। बीटा ब्लॉकर आर कंपैरेटिवली सेफर फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। एमिट्रिप्टाइलिन से वेट गेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो वी अवॉइड गिविंग एमिट्रिप्टाइलिन फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। इट ऑल डिपेंड्स, एंड रिस्क और बेनिफिट की बात है। अगर कुछ पेशेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है, जिनको उस मेडिकेशन से रिस्पांस मिल रहा है, किसी दूसरे मेडिकेशन से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, पेशेंट प्रोफाइल में फिट बैठ रहा है, इफ़ द बेनिफिट इज़ वे मोर देन द रिस्क, देन ऑब्वियसली वी विल गिव दैट मेडिकेशन। Have you ever come across migraine patients who are not getting better with anything? या दैट हैपन्स क्वाइट अ लॉट। तो उन्हें हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी माइग्रेन। तो रिफ्रैक्टरी माइग्रेन के केसेस में हमने अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस वी हैव ट्राइड, बट दैट हैज़ फेल्ड। सो इन दोज केस वी हैव सर्टेन न्यू ऑप्शंस। बोटॉक्स एक ऑप्शन है, तो बोटॉक्स हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ नर्व ब्लॉक्स होते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ नई एंटीबॉडीज़ हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो CGRP एक मॉलिक्यूल होता है जिसकी वजह से माइग्रेन का पेन होता है, तो CGRP रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट है या CGRP मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, नई मार्केट में आई हैं, बहुत कम अवेलेबिलिटी है, कॉस्ट फैक्टर भी बहुत है, तो रेयर केसेस में वो हम यूज़ कर सकते हैं। क्या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में माइग्रेन के कुछ है उसके या कुछ रिजल्ट्स दिखते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के? क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि माइग्रेन में मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, अब मैं होम्योपैथी आयुर्वेदिक कर रहा हूँ, मुझे उसी से फ़ायदा मिल रहा है। तो डू यू थिंक इट्स मोर प्लेसिबो इफेक्ट और इज देयर एनीथिंग दैट It can be placebo effect. It can be placebo effect. We can't comment on that. जहाँ तक गाइडलाइंस की बात है, जहाँ तक ट्रायल्स की बात है, मेटा एनालिसिस की बात है, एविडेंस की बात है, साइंस की बात है, वी डू नॉट हैव एनी कॉन्क्रीट एविडेंस दैट एनी पर्टिकुलर मेडिकेशन रिड्यूसेस migraine frequency or intensity. But again, it's a controversial topic. You can't talk more about that. But the thing is कि अगर पेशेंट का माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा, तो हमको वी हैव टू रीलुक वेदर इट इज़ रियली माइग्रेन। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को माइग्रेनस हेडेक्स हो सकते हैं, लेकिन कारण माइग्रेन नहीं, कोई और हेडेक डिसऑर्डर हो सकता है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, मतलब साइकोसोमैटिक पेन है पेशेंट को अंडरलाइंग डिप्रेशन, अंडरलाइंग एंजाइटी की वजह से। तो इफ़ वी आर नॉट ट्रीटिंग दैट अंडरलाइंग डिप्रेशन और एंजाइटी, तो द हेडेक इज़ नॉट गोइंग टू गेट बेटर। तो हमारे पेशेंट्स प्रोफाइल में अगर बात की जाए, तो जितने पेशेंट हमारे पास माइग्रेन के आते हैं, उतने पेशेंट हमारे पास एटिपिकल हेडेक्स के आते हैं, विच आर नथिंग बट साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स दैट पेशेंट हैव बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग डिप्रेशन और एंजाइटी। तो अगर हम उसको ट्रीट कर दें, तो पेशेंट का हेडेक ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाता है। In your patients, in your practice, in your experience, what are certain food triggers that you commonly come across कि patients बोलते हैं कि नहीं ये खाता हूँ तो other than chocolates ये खाता है तो होता है? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि पनीर खाने से भी होता है, dairy products also they try to avoid. What are the common link that you find कि हाँ बहुत सारे patients complain कर रहे हैं कि इससे trigger होता है food related? चॉकलेट, वाइन, कॉफ़ी, ये तीनों बहुत कॉमन है। कुछ खाना कभी कभी ख़राब हो जाता है, जैसे कि चीज़ अगर ख़राब हो गई है, रोटी ख़राब हो जाती है, तो वो खाने के बाद बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्पेप्सिया हो जाता है, तो उसकी वजह से लोगों का माइग्रेन कभी कभी ट्रिगर कर जाता है। बट हैविंग सेड दैट, बहुत लोगों के ना कुछ अलग अलग ही फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको घिया खाने पर ही माइग्रेन हो रहा था, और कुछ खाता है तो उससे माइग्रेन नहीं होता है। सो समटाइम्स पेशेंट हैव देयर ओन no particular triggering factors. Okay, doctor, so what is the impact of pregnancy on migraine? Does it get better? Does it get worse? ज़्यादातर केस में माइग्रेन प्रेगनेंसी में बेटर हो जाता है, बिकॉज यूजुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं ना, उसमें हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होता है।
इसकी वजह से हाइपर एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए वन ऑफ द रीज़न वाई माइग्रेन इज़ मोर कॉमनली फाउंड इन वुमेन। लेकिन प्रेगनेंसी में कहीं ना कहीं वो ईस्ट्रोजन का जो लेवल है ना, वो थोड़ा स्टेडी हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर केसेस में माइग्रेन गेट बेटर, बट इन सम केसेस इट कैन एक्चुअली गेट वर्स। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, पोस्टमार्टम पीरियड आता है, वहाँ पे अगैन जो फ्लक्चुएशंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी अगैन बढ़ सकती है। सो डॉक्टर, लाइक यू सेड, माइग्रेन का जो भी शुरू होता है हेडेक, उसी टाइम पे अगर पेन किलर लो तो बेटर कंट्रोल होता है। तो ऐसा भी होता होगा कि बहुत सारे लोग घर में बैठ के पेन किलर पॉप कर ही जा रहे हैं और कुछ इसका प्रॉपर सीख नहीं कर रहे हैं अटेंशन। तो व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स यू सीन? लोगों को क्या लगता है ना कि माइग्रेन है तो जब भी हेडेक हो गया पेन किलर खा लो। अब लोग ये नहीं समझते कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसको आइडियली हमें कंट्रोल करना चाहिए ईदर थ्रू लाइफस्टाइल मेडिफिकेशंस, और अगर उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो थ्रू प्रॉपर प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस जो कि आपकी हेडेक फ्रीक्वेंसी को कम कर दे। तो डिस्पाइट हैविंग ट्रिगर्स आपके हेडेक एपिसोड हो ही ना, दैट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड माइग्रेन ट्रीटमेंट। बट लोग वो फॉलो नहीं करते। लोग फार्मेसी में जाएंगे, पेन किलर खा लेंगे। अब होता क्या है, इनिशियली पेशेंट को एपिसोडिक माइग्रेन होता है, महीने में 3-4 बार हेडेक हो रहे होंगे, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, धीरे धीरे हेडेक फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। एक वक्त ऐसा आ जाएगा महीने में 15-20 दिन लोगों को हेडेक हो रहा है, और फिर लोगों को डेली हेडेक्स होते हैं। मतलब आप समझिए, मेरे पास पेशेंट आते हैं, लोग रोज़ पेन किलर खा रहे हैं और ऐसा महीनों से, सालों से कर रहे हैं। अब इतना ज़्यादा पेन किलर अगर आपने खा लिया तो उससे क्या होगा? पहली चीज़, किडनी पर विपरीत असर, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ डेवलप हो सकता है। और दूसरी चीज़, पेन किलर मेडिकेशन खाने से खुद पेन हो सकता है पैराडॉक्सिकली। कैसे? तो इसको हम बोलते हैं मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक। तो अगर आप पेन किलर इस तरीके से पॉपअप करते जाएंगे अननेसेसरीली, तो पेन किलर खाने की वजह से ही पैराडॉक्सिकली आपको हेडेक होने लगता है। तो एक बार अगर आपको एपिसोडिक से क्रॉनिक माइग्रेन हो गया, साथ में आप पेन किलर खा रहे हैं, तो आपको मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक हो गया। प्लस कहीं ना कहीं इन सभी लोगों में देर इज सम एलिमेंट ऑफ साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स ऑल्सो। हो सकता है किसी को अंडरलाइंग डिप्रेशन और एंजाइटी हो, तो हो सकता है किसी को साइकोसोमैटिक पेन्स हो रहे हो। तो 3 अलग अलग पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेडेक हमारे पास है। मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक है, माइग्रेन है, साइकोसोमैटिक पेन है। तो डिलिनिएट कर पाना मुश्किल हो जाता है, और इतने सारे हेडेक्स अगर हो रहे हैं पेशेंट को, तो ट्रीट कर पाना मुश्किल हो जाता है। और जितना ज़्यादा आपका हेडेक बढ़ता जाएगा, आप मेडिकेशन अगर स्टार्टिंग में नहीं लेंगे, उतना ज़्यादा आप ट्रीटमेंट रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर आपको इनिशियली हेडेक है, आपने प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशन स्टार्ट की, तो हो सकता है 3-6 महीने के बाद हम आपकी मेडिकेशन बंद कर पाएँ। पर अगर वो क्रॉनिक माइग्रेन में एक बार स्विच हो गया, तो हो सकता है कि आपको 3 साल तक लगातार देनी पड़े प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशन, और हो सकता है कि उससे भी फ़र्क ना पड़े, हो सकता है रेसिस्टेंट माइग्रेन हो जाए। तो माइग्रेन को सही टाइम पे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कॉम्प्लिकेट कर सकता है। इसके अलावा अगर आप पेन किलर लगातार खाएंगे तो किडनी डिसीज़ हो सकती है, आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं, विच इज़ अगेन अ न्यू प्रॉब्लम। और अगर आपको मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक हो गया, तो उसको ट्रीट कर पाना और भी ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि हमको पेशेंट की पेन किलर मेडिकेशन कम करनी पड़ती है, और उनको समझा पाना कि आपको पेन किलर नहीं खाना है अगर दर्द है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पेशेंट को मेडिसिन लेनी चाहिए कि नहीं? पेशेंट को माइग्रेन अगर एपिसोड है तब पेन किलर लेना है, लेकिन डॉक्टर के पास जाना है, प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट करना है, लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, ताकि हेडेक एपिसोड हो ही नहीं। अगर हो गया हेडेक एपिसोड तब तो लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं लेनी है। लेकिन यूजुअली जो क्रॉनिक माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं, उनको हेडेक्स भी अलग अलग तरीके के होने लगते हैं। हो सकता है कुछ हेडेक्स माइग्रेनस हो, कुछ हेडेक्स नॉन माइग्रेनस हो। तो हम पेशेंट को समझाते हैं कि आप अपने हेडेक के बारे में जानिए और समझिए। अगर आप वो पेशेंट अपने हेडेक के बारे में समझ जाते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये माइग्रेनस हेडेक है, बढ़ता जाएगा, यहाँ पर पेन किलर खानी पड़ेगी। दूसरा स्ट्रेस टाइप का, टेंशन टाइप हेडेक है, साइकोसोमैटिक टाइप का है, वो स्टैटिक टाइप का है, हैवीनेस हो रही है, वहाँ पर पेन किलर नहीं खानी है। तो ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पे आपको लगा कि वो माइग्रेन है लेकिन वो कुछ और निकला? लाइक रिसेंटली आई हैड अ पेशेंट जिसको न्यू ऑनसेट माइग्रेन था, लेकिन टिपिकली माइग्रेनस हेडेक था। हर मदर ऑल्सो हैड माइग्रेन, सो और द मोर लाइकली दैट द पेशेंट वुड बी हैविंग माइग्रेन। तो 2 महीने से लगातार हेडेक हो रहा था। लेकिन एक चीज़ थी, माइग्रेन का हेडेक जो होता है ना, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। उस पेशेंट को पिछले 3-6 महीनों में हेडेक ज़्यादा नहीं हो रहे थे, 2 महीने में अचानक से हेडेक की सिवेरिटी और इंटेंसिटी बढ़ गई, विच वॉज वन रेड फ्लैग। फिर जब हमने पेशेंट को एग्जामिन किया, तो थोड़ा सा चाल में डगमगाहट सी लगी, कुछ न्यूरोलॉजिकल साइंस थे, कुछ न्यूरोलॉजिकल साइंस थे जो कि पॉजिटिव आए एग्जामिनेशन पर। नाउ दिस पेशेंट फॉर लास्ट 2 months वॉज टेकिंग पेन किलर मेडिकेशन फ्रॉम अ फार्मासिस्ट। उसने कभी डॉक्टर को नहीं दिखाया, पहली बार जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब डॉक्टर के पास दिखाने के लिए आया, एंड हमको वो सटल साइंस नज़र आए। फिर हमने स्कैन कराया और दिमाग के अंदर एक ट्यूमर निकला।
तो ऐसे में रेड फ्लैग्स पहचानने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपका हेडेक अचानक से बढ़ रहा है, अगर उसकी इंटेंसिटी और सिवेरिटी अचानक से बढ़ रही है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट अगर है साथ में, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, कुछ जांचें करानी है। हाँ। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आप माइग्रेन की एक डायरी मेंटेन करते हैं, अगर आप लिखते हैं कि आपको कब कब हेडेक हो रहा है, कितना तेज़ हेडेक है, दर्द के टाइम पे अगर आपने दर्द की दवाई ली है कि नहीं ली है, या उस दिन ऐसा क्या कारण था, क्या ऐसा ट्रिगर हुआ उस दिन जिसकी वजह से आपको माइग्रेन हो गया, तो उसको हम बोलते हैं हेडेक डायरी और हेडेक के ट्रेट्स। अगर आप ये इसको लिखते हैं और प्रॉपरली इसको मेंटेन करते हैं, तो ट्रायल्स में देखा गया है कि सिर्फ डायरी लिखने से ही आपकी हेडेक फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम हो सकती है। वो इसलिए बिकॉज लोगों को अपने माइग्रेन के बारे में नॉलेज मिलती है, वो उसको पहचान पाते हैं, अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, समझ पाते हैं। और जब ट्रिगर आइडेंटिफाई हो जाते हैं ना, तो लोग और ऑब्वियसली उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि आप डायरी बनाइए, डायरी में नोट कीजिए। एक और चीज़ रहती है कि पेशेंट को ना आइडिया नहीं रहता है कि एग्जैक्टली कितनी बार उनको हेडेक हुआ है। पेशेंट को ये भी नहीं मालूम कि कितनी बार पेन किलर्स खा रहे हैं, तो इससे डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। और जब भी हम प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि एग्जैक्टली एक सब्जेक्टिविटी आ जाती है, एक ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है कि कितना हेडेक रिडक्शन हो रहा है। सो आइडियली 50% रिडक्शन होना चाहिए हेडेक फ्रीक्वेंसी में और इंटेंसिटी में। यूजुअली 3 महीने के अंदर वी एक्सपेक्ट एटलीस्ट 50% रिडक्शन इन हेडेक फ्रीक्वेंसी एज वेल एज इंटेंसिटी। होने को तो 2 हफ्ते के अंदर भी हो जाता है। अगर आपको अपना माइग्रेन ठीक करना है ना, तो ये 7 चीज़ें आपने फॉलो करनी है। सीधा जीवन आपने जीना है। सीधा मतलब एज फॉर स्ट्रेस, एज फॉर स्लीप। स्ट्रेस नहीं लेना है, स्लीप 7 से 8 घंटे की, नो एक्सेसिव नैप्स। अगर इंसोम्निया है तो उसको ट्रीट करो, ओएस है तो उसको ट्रीट करो। ईट रेगुलरली, ब्रेकफास्ट आपको स्किप नहीं करना है, मील्स आपको स्किप नहीं करना है, एक बैलेंस्ड डाइट आपने फॉलो करनी है। डी फॉर डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। सेम टाइम पे सोना है, सेम टाइम पे उठना है, सेम टाइम पे खाना है। डायरी मेंटेन करनी है। अगर डायरी मेंटेन करते हैं, आप अपने हेडेक ट्रेट्स को पहचान पाते हैं, अपने ट्रिगर्स को पहचान पाते हैं, उसको अवॉइड कर पाते हैं, आपका हेडेक ऑलरेडी कम होने लगता है। नेक्स्ट इज़ हाइड्रेशन। 2.5 से 3 लीटर पानी अगर आप रोज़ पी रहे हैं, तो लेसर चांसेस कि आपको माइग्रेन होगा। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैफ़ीन पी रहे हैं, मोर द रीजंस कि आपको प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना है। अगर बहुत ज़्यादा वार्म वेदर है, आप बाहर निकल रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। नेक्स्ट इज़ अवॉइड योर ट्रिगरिंग फैक्टर्स। तो अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स को पहचानो, उसको अवॉइड करो, आपका माइग्रेन बेटर हो जाएगा। वेरी वेल सेड कि अभी हमने अच्छे से ये माइग्रेन को कवर किया है। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद एपिलेप्सी। तो आई जस्ट वांट यू टू डिफाइन एपिलेप्सी। कब एक सीजर एपिसोड को हम एपिलेप्सी का नाम देते हैं? देखो, सीजर का मतलब होता है कि दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा एक एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ गई है, उसकी वजह से पेशेंट को दौरा आ गया है। तो दौरा जो है, इट इज़ अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो कि दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। सो सीजर एक तरह का अर्थक्वेक आप समझ लीजिए। पर ये हो क्यों रहा है? वो हो इसलिए रहा है क्योंकि दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से दिमाग की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। देयर कैन बी मल्टीपल रीजन्स फॉर दैट। एपिलेप्सी का मतलब है पेशेंट के अंदर टेंडेंसी है रिकरेंट सीजर्स होने की। बहुत बार क्या होता है, पेशेंट को सिंगल एपिसोड ऑफ सीजर आता है, जो कि हो सकता है कि मान लीजिए किसी ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले ली हो, कोई साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ले लिए हों, अचानक से कोई मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट हो गया हो, शुगर कम हो गई हो। तो ऐसे में पेशेंट को हो सकता है लाइफ में एक बार सीजर आए, बट ईजी नॉर्मल है, एमआरआई नॉर्मल है, लेस लाइकली कि पेशेंट को दोबारा से सीजर आएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर हो सकता है कि पेशेंट को लगातार ईजी के अंदर एबनॉर्मेलिटी चल रही हो सकता है पेशेंट को जेनेटिक एपिलेप्सी हो। तो ऐसे में पेशेंट को टेंडेंसी रहेगी बार बार दौरे आने की, तो उसे हम कहते हैं एपिलेप्सी। ओके, तो एपिलेप्सी के क्या क्या कारण है? एपिलेप्सी के मल्टीपल कारण हो सकते हैं। जेनेटिक वेरी कॉमन। बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए पैदा होने के टाइम कोई रुकावट हो गई, यानी कि चाइल्ड बर्थ के दौरान बच्चे को हाइपोक्सिया हो गया, दिमाग के अंदर ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाई, तो ऐसे केसेस में लाइफ लॉन्ग बच्चे को दौरे पड़ सकते हैं। रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी हो सकती है, डिपेंडिंग कि कितने ज़्यादा वो हाइपोक्सिक चेंजेस हैं। कुछ जेनेटिक एपिलेप्सीज होती हैं जो कि बच्चों में होती हैं, कुछ टीनेज एज में होती हैं, कुछ एडल्टहुड में भी आकर होती हैं। अगर दिमाग में कोई इन्फेक्शन हुआ है, मेनिंजाइटिस, चाहे वो पुराना इन्फेक्शन भी क्यों ना हो, तो उसकी वजह से दौरे आ सकते हैं। अगर दिमाग में कोई गंभीर चोट लगी है, दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हुई है, तो उसकी वजह से तुरंत शॉर्ट टर्म में तो दौरे आ ही सकते हैं। जब वो एरिया में ग्लायोसिस हो जाता है तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में भी कुछ टाइम के बाद जाके दौरे आएँ।
इसके अलावा दिमाग में अगर कोई गांठ है, कोई ट्यूमर है, उसकी वजह से दौरे आ सकते हैं। दिमाग का कीड़ा यानी कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से पेशेंट को दौरे आ सकते हैं। टीबी का गांठ हो सकती है दिमाग के अंदर, उसकी वजह से दौरे आ सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई अ पेशेंट कैन हैव सीजर। तो क्या एपिलेप्सी क्योर हो सकती है? डिपेंड्स ऑन द कॉज। अगर मान लीजिए पेशेंट को सिंगल एपिसोड ऑफ सीजर आया जो कि किसी टॉक्सिक सब्सटेंस लेने की वजह से था, अचानक से शुगर कम होने की वजह से था, पेशेंट का ईजी नॉर्मल है, एमआरआई नॉर्मल है, तो ऐसे में हम दौरे की दवाई पेशेंट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम 3 से 6 महीने के भीतर उसको कम करके बंद कर देते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में वेरी लेस लाइकली कि उनको दोबारा कभी दौरा पड़े। लेकिन अगर मान लीजिए दिमाग में कोई ऐसा सबस्ट्रेट मौजूद है जिसकी वजह से पेशेंट को लगातार दौरे हो सकते हैं, वो गांठ हो, वो ट्यूमर हो, वो कोई हाइपॉक्सिक डैमेज हो, या कोई जेनेटिक एपिलेप्सी हो, या ईजी में लगातार चेंजेस परसिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में हम पेशेंट को 2 से 3 साल तक दौरे की दवाई देते हैं। और फिर धीरे धीरे अगर दौरा कंट्रोल्ड है, दौरा दोबारा नहीं आया है, तो हम दौरे की दवाई टेपर करते जाते हैं डिपेंडिंग इफ़ द ईजी इज़ नॉर्मल, एमआरआई इज़ नॉर्मल। सो मतलब 2 से 3 साल तक उनको रेगुलरली दवाई लेनी पड़ती है। और उसमें से भी हो सकता है 20 से 30% पेशेंट्स में दोबारा से कुछ सालों के बाद दौरे आ जाएं। कुछ पेशेंट्स को ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी भी हो सकती है, यानी कि 2 या 3 दवाइयाँ देने के बावजूद पेशेंट को दौरे आ रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि हमको एपिलेप्सी सर्जरी या कुछ और ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उनकी तरफ हमें कंसिडर करना पड़े। मैं आपको एक पेशेंट का केस बताता हूँ। जैसे कि एक पेशेंट मेरे पास आया था, उसको जो किसी मंदिर में गया, वहाँ पे उसने प्रसाद खाया। प्रसाद में वो पेठा होता है वो था, उसके साथ में कैम्फर यानी कि कपूर का एक पीस था, उसने वो भी खा लिया। अब जैसे ही उसने खाया, उसको समझ में आ गया उसने कुछ खाया, तो उसने वॉमिट आउट तो कर दिया, लेकिन तब तक वो अंदर जा चुका था। उसके कुछ टाइम के बाद पेशेंट को दौरे आ गए। तो ऐसे केस में क्या है, कैम्फर इंड्यूस्ड सीजर पेशेंट को हुआ जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस है, बट अदरवाइज पेशेंट का एमआरआई नॉर्मल है, ईजी नॉर्मल है, दिमाग में कोई ऐसा सबस्ट्रेट मौजूद नहीं जिसकी वजह से पेशेंट को दोबारा दौरा आने की टेंडेंसी हो। तो ऐसे में हम पेशेंट को 6 महीने तक दवाई देंगे, टेपर करेंगे, दवाई बंद कर देंगे। एंड अभी 1-1.5 साल हो गया, पेशेंट को अभी दोबारा दौरा नहीं आया, एंड अनलाइकली कि उस पेशेंट को दोबारा कभी दौरा आएगा। तो एपिलेप्सी के जो दवाइयाँ हैं वो सेफ़ है? क्या होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल? एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस बहुत सारी अवेलेबल है हमारे पास। कुछ ओल्डर जनरेशन है, कुछ न्यूअर जनरेशन है। जो ओल्डर जनरेशन है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती हैं बिकॉज सालों से हम पेशेंट्स को वो दवाइयाँ दे रहे हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा हो सकते हैं। एक सेडेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है उन दवाइयों की वजह से। कुछ दवाइयाँ जैसे कि फेनिटोइन है, उसकी वजह से अटैक्सिया हो सकता है, चाल में लड़खड़ाहट हो सकती है। वैल्प्रोएट है, उसकी वजह से लिवर में डैमेज हो सकता है। प्रेगनेंसी में कुछ पर्टिकुलर दवाइयाँ हम नहीं दे सकते बिकॉज उनका टेरेटोजेनिक इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि वैल्प्रोएट। जो न्यूअर जनरेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस हैं कंपैरेटिवली सेफर है। उनका जो मेटाबॉलिक रिस्क प्रोफाइल है वो काफ़ी बेटर है, यानी कि लिवर पर, किडनी पर कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। और कितने टाइम में ब्लड टेस्ट रिपीट करना पड़ता है इफ़ यू आर ऑन एंटी एपिलेप्सी मेडिसिन्स? अगेन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मेडिकेशंस यू आर टेकिंग। अगर आप वैल्प्रोएट पे हैं तो हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, साल भर में एक बार हम एक LFT करा के देख लें। इट डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स कि पेशेंट की प्रोफाइल क्या है, पेशेंट के बेसलाइन मार्कर्स किस तरीके से थे। ओके। और लिटिल बिट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सीजर। अगर आपके सामने किसी को सीजर आता है तो क्या ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? अगर आपके सामने किसी भी पेशेंट को दौरा आए तो एक काम कभी नहीं करना है, मुंह के अंदर उंगली नहीं डालनी है, चम्मच नहीं डालनी है। पेशेंट को करवट दिला के लेटा देना है ताकि जो भी झाग निकल रही है वो पेशेंट के लंग्स में ना जाए, साइड में गिर जाए। पेशेंट के आसपास कोई भी ऐसी चीज़ रखी हो जिससे कि अगर पेशेंट का हाथ लगे तो उसको चोट लग जाए, वो सारी चीज़ें आपने हटा देनी है। भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, एक क्लियर स्पेस पेशेंट को देना है, हवा आने देनी है, और इसी वक्त हेल्प बुलानी है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि जो दौरा है ना वो प्रोलॉन्ग कर सकता है। अगर दौरा 5 मिनट से ऊपर चले तो उसको हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, तो मेडिकल इमरजेंसी है। तो ऐसे में हो सकता है कि दिमाग के अंदर परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाए, तो ऐसे में पेशेंट को तुरंत अस्पताल लेके जाने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द केसेस में दौरा अपने आप 1-2 मिनट के अंदर ठीक हो जाता है। दौरे होने के बाद पेशेंट थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज रहता है और फिर अपने आप ही उठ जाता है। तो ऐसे में अगर पेशेंट अपने आप उठ जाए तो आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि उनको अगर दौरे आते हैं तो अगर उनके पास जीभ के नीचे रखने वाली कोई दवाई है या फिर कोई स्प्रे है तो वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। पेशेंट बहुत बार हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट के वॉलेट में एक एपिलेप्सी कार्ड मौजूद हो जिसके अंदर पेशेंट की डिटेल्स लिखी हैं, तो आप पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं। हो सकता है कि पेशेंट के वॉलेट में कोई मेडिकेशन भी हो, तो आपने उस वक्त तो मेडिकेशन नहीं देनी है, बट पेशेंट एक बार कॉन्शियस हो जाए तब आपने जीभ के नीचे रख के कुछ दवाइयाँ रहती हैं वो हम दे सकते हैं ताकि अगला दौरा पेशेंट को ना आए।
और उस बीच आपने तैयारी कर लेनी है कि पेशेंट को आप अस्पताल तक पहुंचा दें। एक और चीज़, बहुत बार लोग क्या करते हैं, पेशेंट को दौरा आया तो CPR स्टार्ट कर देते हैं। तो CPR नहीं करना है। CPR की इंडिकेशन अलग है। CPR का मतलब है कि पेशेंट कोलैप्स कर गया है, सांस नहीं ले पा रहा है ना। यहाँ पर पेशेंट को एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो अगर आप CPR करेंगे पेशेंट को तो उसको अननेसेसरली इंजरी हो सकती है। इनफैक्ट हो सकता है पेशेंट सांस ना ले पाए, सफोकेट कर जाए। ऐसा भी होता है, लोग CPR कर रहे हैं सीजर में? ऐसे इनफैक्ट वीडियोस भी आई थी कुछ इंस्टाग्राम पर। तो प्रोग्नोसिस का अगर देखें तो एपिलेप्सी इन अडल्ट्स और चिल्ड्रन में है कुछ डिफरेंस? यूजुअली बच्चों में अगर एपिलेप्सी है ना तो उसके कॉजेज़ ज़्यादा सिनिस्टर होते हैं। जैसे कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे अगर हाइपोक्सिया हुआ है, बच्चे के दिमाग तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाया है, तो दिमाग में डैमेज हो सकता है, विच इज़ अ वेरी कॉमन कॉज फॉर एपिलेप्सी इन चिल्ड्रन। इसके अलावा जो जेनेटिक एपिलेप्सीज कुछ बच्चों में देखने को मिलती हैं वो भी घातक हो सकती हैं, जिसमें कि लॉन्ग टर्म तक दौरे की दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चों को मल्टीपल तरह के दौरे आ सकते हैं और उनका डेवलपमेंट भी प्रभावित हो सकता है। तो एक तरीके से ग्लोबल डेवलपमेंट डिले बच्चों में देखने को मिल सकता है। तो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस उसके हो सकते हैं। कुछ ऐसी एपिलेप्सीज भी हैं बच्चों में जो कि बिनाइन होती हैं, जैसे कि कुछ बच्चों में एब्सेंस सीजर्स मिलते हैं। बच्चों को कुछ सेकंड के लिए दौरा आएगा, उस दौरान कोई हाथ पैरों में मूवमेंट नहीं होगा, बच्चा बस गुमसुम हो जाएगा। तो यूजुअली स्कूल में टीचर्स देखते हैं, नोटिस करते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं कि आपका बच्चा गुमसुम हो जाता है, दीवार को देखता है, खिड़की को देखता है, रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो फिर समझ में आता है कि ये तो एब्सेंस सीजर है। और एब्सेंस सीजर यूजुअली 10 साल 12 साल की उम्र तक आते आते ज़्यादातर केस में अपने आप ठीक हो जाते हैं, या फिर दे गेट कन्वर्टेड इनटू अदर जेनेटिक एपिलेप्सी टाइप्स। और हो सकता है कि पेशेंट को एब्सेंस के अलावा कुछ नए तरीके के दौरे आने स्टार्ट हो जाएं। एब्सेंस सीजर से कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट तो नहीं होता? टिपिकल एब्सेंस सीजर से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं होता, अगर एटिपिकल है तो उसमें हो सकता है। ओके। तो मान के चलो एपिलेप्सी हुई, सारा इन्वेस्टिगेशंस हो गया और उसके बाद आप दवाई भी ले रहे हो और आपको कोई सीजर नहीं हो रहा है, तो कितने कितने टाइम में ये स्कैन्स करने पड़ेंगे रिपीट? डिपेंडिंग ऑन द इटियोलॉजी। अगर दिमाग के अंदर कोई गांठ है, गांठ के अराउंड सूजन है, तो अगर एक्टिव इन्फ्लामेशन है, ईडिमा है, तो उस केस में तो हमको फ्रीक्वेंटली स्कैन्स करने पड़ेंगे, बिकॉज वो ईडिमा का रिजोल्यूशन, वो गांठ का रिजोल्यूशन हमको देखना है। अदरवाइज़ 3 महीने, 6 महीने, साल भर, या कभी कभी तो अगर MRI अगर नॉर्मल है तो हम बेस लाइन पे MRI देखते हैं, दैट इज़ नॉर्मल, सीजर्स आर वेल कंट्रोल्ड, तो हमको दोबारा MRI कराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि दवाई बंद करने से पहले हम एक बार MRI कराने का सोचें, अदरवाइज़ बहुत सारे पेशेंट्स में हम वो भी दोबारा नहीं कराते हैं। डॉक्टर, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप एपिलेप्सी के पेशेंट्स को एडवाइस करते हो कि नहीं करनी है? पहली चीज़, दौरे की दवाई स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हैज़ टू बी मेंटेन्ड। पेशेंट अगर अपने दौरे की दवाई मिस करते हैं तो उनको दौरा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो जिन पेशेंट को एपिलेप्सी होती है उनके अंदर एक एंटिटी होती है जिसको हम कहते हैं SUDEP, यानी कि सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी पेशेंट्स। तो अगर उनका दौरा ठीक से कंट्रोल नहीं है, दिमाग के अंदर लगातार इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, वो दौरे की दवाई ठीक से ले नहीं रहे हैं, पेशेंट को फ्रीक्वेंटली दौरे आ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में जब वो रात को सो रहे होते हैं तो हो सकता है कि अचानक से एक दौरा आए, पेशेंट का पोजीशन कुछ इस तरीके से हो कि वो सफोकेट कर जाए, या हो सकता है कि हार्ट की जो रिदम है उसमें कुछ एब्नॉर्मैलिटी आ जाए और पेशेंट की डेथ हो जाए। तो ऐसे केसेस भी कॉमन है। तो SUDEP हैज़ टू बी अवॉइडेड, और SUDEP की रिस्क हमको हमेशा पेशेंट को बतानी होती है, और उससे वो उस मैटर को सीरियसली भी लेते हैं। दूसरी चीज़ है नो ड्राइविंग। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके सीजर कंट्रोल नहीं है तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, उससे आपकी जान को ख़तरा है और सड़क पर जितने लोग हैं उनकी जान को ख़तरा है। जैसे रिसेंटली एक DTC का एक बस ड्राइवर था, उसको दौरा आ गया, एंड दौरा जब उसको आया तो जो DTC बस थी दैट रैम्ड इनटू 3 or 4 डिफरेंट व्हीकल्स, तो उसमें 2-4 लोगों की मौत हो गई और वो इंजर हो गए, और ये सारा वीडियो कैमरा में कैद हुआ। और इंटरेस्टिंगली ये सब मीडिया चैनल्स ने दिखाया भी, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट उन्होंने टाइटल दिया कि ड्राइवर को हार्ट अटैक आया और एक्सीडेंट हो गया, जबकि ही वॉज एक्टिवली सीजिंग। मतलब आप समझिए कि एपिलेप्सी अवेयरनेस के बारे में कि वीडियो में साफ पता चल रहा है कि दौरा आ रहा है ड्राइवर को, फिर भी उसको लिख रहे हैं कि हार्ट अटैक, एंड उसमें ड्राइवर की जान तो बच गई थी, लेकिन जो इंजरी हुई जिन लोगों को, उसमें से कुछ लोगों को क्रिटिकल इंजरी हुई, और आई थिंक 1-2 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो इसलिए ड्राइविंग आपने नहीं करनी है। कितने साल तक सिंस सीजर? इंडिया में कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में गाइडलाइन कहती है कि अगर आपको एपिलेप्सी है तो आपको पहले बताना है, तो आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस शायद इशू ही ना करे। लेकिन बाकी देशों में क्या होता है, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हैज़ टू बी इंश्योर्ड। तो आपको एपिलेप्सी है तो आपको बताना ही पड़ेगा, और अगर आपको एपिलेप्सी है तो 2 या 3 साल के अंदर आप दोबारा से ड्राइविंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप सीजर फ्री हैं तो।
लेकिन इंडिया में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग बताते ही नहीं है कि उनको एपिलेप्सी है। इसके अलावा आपने स्विमिंग नहीं करनी, बिकॉज स्विमिंग करते वक्त अगर दौरा आ गया तो जान जा सकती है। आपने कोई भी हाई रिस्क एडवेंचर एक्टिविटी नहीं करनी, जैसे कि क्लाइंबिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, जहाँ पर कि अगर आपको दौरा आया और आप गिर गए तो गंभीर चोट लग सकती है। तो ऐसा कोई काम आपने नहीं करने अनलेस एंड अनटिल यू आर सीजर फ्री फॉर एटलीस्ट 1 to 2 years। ऐसे कुछ केसेस आपके माइंड में आते हैं जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन करके या कुछ और करके ख़राब हो गए व्हेन दे हैड एपिलेप्सी? बिकॉज सच कंडीशंस जिसमें क्लियर कट ट्रीटमेंट नहीं है और कभी भी सीजर हो सकता है, पीपल रियली लुक फॉर other solutions and they are the most vulnerable to all these kind of scams. So आपने ऐसे कुछ देखा है? सो मेरे पास ऐसे 2 या 3 पेशेंट्स आए। पेशेंट्स जाते हैं आयुर्वेदिक क्लिनिक में दौरे की दवाई लेने के लिए। उनको कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं ये कहकर कि ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। पेशेंट वो दवाइयाँ लेते हैं और उनको कुछ टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि फेनेटोइन एक दवाई है, उसकी टॉक्सिसिटी अगर होती है तो चाल में लड़खड़ाहट हो सकती है। तो मेरे पास एक पेशेंट आई, शी वॉज हैविंग सीजर्स, डेली सीजर्स। वो दौरे की दवाई भी ले रही थी, वो पर्टिकुलर आयुर्वेदिक दवाई, किसी तरह की कोई मॉडर्न मेडिसिन नहीं ले रही थी। पर जब मेरे पास आई तो उसके गम्स में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस थे। इसके अलावा उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। दोनों ही चेंजेस बहुत ही टिपिकल हैं फेनेटोइन टॉक्सिसिटी के, लेकिन पेशेंट को तो किसी डॉक्टर ने फेनेटोइन एडवाइस किया ही नहीं था। फिर मैं समझ गया कि हो सकता है कि इन टैबलेट्स में कुछ और हो। तो हमने पेशेंट के ब्लड सैंपल कराए, उसमें हमने सीरम फेनेटोइन लेवल्स, सीरम वैल्प्रोएट लेवल्स, सीरम कार्बामेज़ेपिन लेवल्स कराए और तीनों ही लेवल्स बढ़े हुए आए। यानी कि पेशेंट को फेनेटोइन टॉक्सिसिटी तो थी ही, कार्बामेज़ेपिन टॉक्सिसिटी भी थी, वैल्प्रोएट टॉक्सिसिटी भी थी, उसका अमोनिया लेवल भी बढ़ा हुआ था। यानी कि पेशेंट सो कॉल्ड आयुर्वेदिक मेडिकेशन ले रही है बट उसको चल रही है मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयाँ, और वो भी बिना किसी ऑप्टिमाइजेशन के, बिना किसी प्रॉपर डोज कैलकुलेशन के। Very unfortunate. एंड दिस इज़ वेरी कॉमन एंड आई एम नॉट दी ओनली न्यूरोलॉजिस्ट। मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उन्होंने भी इस तरह के केसेस इनकाउंटर किए होंगे। तो क्या है, मतलब ये इनडिस्क्रिमिनेटली ये 3-4 चीज़ें का कॉन्कॉक्शन बन के उनको आयुर्वेदिक करके दे रहे हैं वो लोग, डिस्पेंस कर रहे हैं? एग्जैक्टली Oh my God, this is dangerous. दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन ऑनलाइन कंसल्टेशन। मतलब ऑनलाइन कंसल्टेशन ली जाती है और पार्सल के थ्रू वो दवाइयाँ पेशेंट तक पहुँचा दी जाती हैं। और वो एक ही टैबलेट में ये सारी चीज़ें थी? मल्टीपल टैबलेट्स होती हैं, मल्टीपल कलर की, कोई स्ट्रिप अवेलेबल नहीं होती। उनको बोला जाता है कि आयुर्वेदिक टैबलेट्स हैं और वो अलग अलग रंग की टैबलेट्स होती हैं। दिस इज़ वेरी डेंजरस। होपफुली अब ये पॉडकास्ट देखने के बाद लोगों को थोड़ा सा वो अवेयरनेस हम रेज़ कर पाए कि ऐसे कुछ बीमारियां हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर कंसल्ट करनी चाहिए विथ अ न्यूरोलॉजिस्ट। प्लीज़ ऐसी चीज़ों में मत फंसे, बिकॉज दिस कैन बी डेंजरस एंड वेरी हार्मफुल। ओके सर, सो आई थिंक वी कवर्ड माइग्रेन, हेडेक एंड एपिलेप्सी इन डिटेल। थोड़ा सा मैं रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी ताकि हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, तो कुछ ऐसे शॉर्ट आंसर वाली चीज़ें जो आप बताना। ओके, तो क्या कैन यू आउटग्रो माइग्रेन? यू कैन। क्या होता है, जैसे आपकी एज बढ़ती है तो माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी अपने आप कम होने लगती है। खास करके विमेन में मेनोपॉज होने के बाद माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। सो पीपल कैन आउटग्रो माइग्रेन, बट हाइपर एक्साइटेबिलिटी ना परसिस्ट करती है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन हैव हेडेक, बट यूजुअली जिनकी हेडेक फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इंटेंसिटी बहुत कम है, लोग लाइफस्टाइल चेंजेस एनीवे कर रहे हैं, तो हो सकता है कि दे आउटग्रो। ऐसा भी होता है कि 75-80 ईयर्स तक भी माइग्रेन हो रहे हैं? होता है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको क्रॉनिक माइग्रेन है एंड उनको डेकेड्स हो गए माइग्रेन से। खासकर वो लोग जिनको फैमिली में माइग्रेन रन करता है, उन लोगों को दे हैव मोर टेंडेंसी टू हैव माइग्रेन इवन व्हेन दे आर 60s और इनटू 70s। क्या स्क्रीन टाइम से भी हेडेक ख़राब होती है? अगेन माइग्रेन की जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें ऑब्वियसली लाइट एक ट्रिगरिंग फैक्टर है, तो वो एक्यूट माइग्रेन को भी बढ़ा सकती है एंड लॉन्ग टर्म में भी माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकती है। वन रेड फ्लैग क्या है दैट यू शुड नेवर इग्नोर व्हेन यू हैव हेडेक? एनी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, दिखाई देने में परेशानी, दो दिखाई देना, पैरालिसिस, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, चाल में लड़खड़ाहट, आवाज़ में लड़खड़ाहट, चक्कर आना, तो ये सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। अगर ये हैं तो हो सकता है कि दिमाग के अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चरल लीजन मौजूद हो। क्या सबसे कॉमन मिथ क्या है अबाउट एपिलेप्सी? कि एपिलेप्सी का मतलब है कि भूत प्रेत चढ़ गया है या फिर कोई मेंटल इलनेस है।
तो लोग क्या करते हैं, एपिलेप्सी पेशेंट को किसी मंदिर या फिर दरगाह ऐसी जगह पे ले जाते हैं, झाड़ फूँक कराते हैं, तो सालों तक पेशेंट्स का इलाज ही नहीं होता। और क्या एक ऐसी चीज़ है जो सीजर के टाइम पे नहीं करनी चाहिए? मुंह के अंदर जीभ या चम्मच का रखना बिल्कुल भी नहीं करना, CPR बिल्कुल भी नहीं करना। क्या लैक ऑफ स्लीप ट्रिगर कर सकता है सीजर्स को? यस, अगर आपको सीजर है और अगर आप प्रॉपरली रेगुलरली 7 से 8 घंटे नहीं सो रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, दिमाग के अंदर जो हाइपर एक्साइटेबिलिटी है वो बढ़ सकती है और किसी भी वक्त आपको सीजर आ सकता है, खासकर उन लोगों में जिनको रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी है। क्या एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं? यस, दे कैन डू एनी एक्सरसाइज। किसी भी तरह की हाई रिस्क एडवेंचर एक्टिविटी नहीं करनी जिसमें कि अगर उनको दौरा आए तो इंजरी की संभावना हो। सबसे मोस्ट कॉमन ओवर द काउंटर मेडिकेशन मिस्टेक क्या है व्हेन समबडी हैज़ हेडेक? पेन किलर पॉपअप करना बिना ये बात को रियलाइज़ करे कि आपको किस तरह का हेडेक है और कितना फ्रिक्वेंटली आपको वो हेडेक हो रहा है। क्या एक डोज अगर आप एपिलेप्सी में मिस करोगे तो इट्स डिजास्टर, और कैसे इसको टैकल करना है? यस, अगर पेशेंट एक भी अगर दवाई का डोज मिस करता है तो उसको दौरा आ सकता है, खासकर उन पेशेंट्स में जिनको ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी है। बट आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर पेशेंट को ऐसा हो रहा है ना, दैट मीन्स वी नीड टू री इन्वेस्टिगेट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि EEG के अंदर लगातार एपिलेप्टिफॉर्म एक्टिविटी चल रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि हमको पेशेंट को दौरे की दवाइयाँ बढ़ानी पड़े। तो एक डोज अगर मिस होगी तो क्या करना चाहिए? नेक्स्ट टाइम 2 डोज ले या सेम डोज ही कंटिन्यू करें? अगर आपने एक डोज मिस कर दिया है और नेक्स्ट डोज का टाइम आने वाला है तो डबल डोज लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नेक्स्ट डोज में टाइम है तो आप पहली डोज ले लीजिए और कुछ टाइम के बाद दूसरी डोज ले लीजिए। ओके। क्या कीटोजेनिक डाइट एक्चुअली हेल्प करता है एपिलेप्सी में? Yes, ketogenic diet has a great role in drug refractory epilepsy, but it has to be given under supervision, क्योंकि ketogenic diet से कुछ बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं, उनको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेन हेल्थ के लिए क्या अर्ली बर्ड होना बेटर है कि नाइट आउल? सी इफ़ यू आर इन योर 20s और 30s तो आप नाइट आउल हो सकते हैं, है ना। लाइफ में इतना डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है, बट एज यू ग्रो ओल्डर इट्स गुड इफ़ यू हैव अ प्रॉपर डिसिप्लिन इन लाइफ। बिकॉज अगर आप सही टाइम पे रात को सोते हैं, सही टाइम पर उठते हैं, तो ऐसे में मल्टीपल ट्रायल्स में ऐसा देखा गया है कि इट इन इटसेल्फ इट्स अ फैक्टर फॉर योर लॉन्जिविटी। एंड एक सही डिसिप्लिन होना स्लीप के टर्म्स में बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सो आई थिंक यू कैन बी अ नाइट आउल in your 20s and 30s, but later on try to have a proper sleep schedule. ब्रेन फॉग क्या होता है? ब्रेन फॉग का मतलब है कि कुछ देर के लिए मेंटल क्लाउडीनेस हो गई है, मेंटल एग्जॉशन है, फटीग है, थोड़ा सा फॉरगेटफुलनेस है, बहुत सारे नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स हैं एंड इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग कोविड इज़ अ कॉज, एंजाइटी इज़ अ कॉज, माइग्रेन में ब्रेन फॉग हो सकता है। बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि इनिशियली ब्रेन फॉग के फॉर्म में वो प्रेजेंट करते हैं। जैसे तो कि क्या किसी को ब्रेन फॉग है तो शुड दे विजिट अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड गेट इन्वेस्टिगेटेड? 1 या 2 बार इस तरीके से होना इज़ फेयरली नॉर्मल, लेकिन अगर इस तरह के स्पेल्स आपको बार बार हो रहे हैं देन यू नीड टू कंसल्ट, यू नीड टू लुक इनटू व्हाट एग्जैक्टली इज़ द कॉज। तो वी नो दैट ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने से हेडेक हो सकते हैं, तो वो हेडेक क्या ब्लू लाइट की वजह से है या पोस्चर की वजह से कि हम स्लाउच करके फ़ोन देख रहे हैं? दोनों चीज़ें हैं। ब्लू लाइट की वजह से भी आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है बिकॉज इट्स अ ट्रिगरिंग फैक्टर। दूसरा, अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो सर्वाइकोजेनिक हेडेक आपको हो सकता है। सो व्हाट आर द 3 हेल्दी हैबिट्स फॉर ब्रेन? पहली चीज़ आपकी नींद, 7 से 8 घंटे की नींद आपने लेनी है और रेगुलर होनी चाहिए। एक डिसिप्लिन लाइफ आपको जीनी है। दूसरी चीज़ है ईट हेल्दी एंड ऐसा नहीं है कि कोई सुपर फूड है या फिर कोई ऐसा डिटॉक्स प्रोडक्ट है जो आपने लेना है। ईट हेल्दी। अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको ट्रीट करो, खासकर अगर B12 डेफिशिएंसी है ना तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है दिमाग में, तो वो आपने ठीक करना है। हैव योर डाइट शुड बी रिच इन ओमेगा 3, गुड फैट्स, एडिक्वेट प्रोटीन। तो ये बेसिकली बैलेंस इज द की। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, इवन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मेडिटेशन, एंड इफ़ यू वांट यू कैन डू योगा ऑल्सो। तो एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज़ गुड। अवॉइड टू हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एक और चीज़ है एडिक्शंस, किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर रहिए। नो गेमिंग, बिकॉज अगर आप लगातार गेमिंग करते हैं तो वो आपके डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, तो आप एडिक्ट हो जाते हैं। तो गेमिंग नहीं करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करना। अल्कोहल, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इन सब से आपको दूरी बना के रखनी है। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर ब्रेन हेल्थ। तो मेरा अगला क्वेश्चन था कि कुछ सुपर फूड है ब्रेन के लिए, तो क्या उसका आंसर रहेगा कि नहीं, कोई सुपर फूड? सुपर फूड जैसा कुछ नहीं होता। अगर कोई बोले कि ये एवोकाडो सुपर फूड है, अगर कोई बोले कि वॉलनट सुपर फूड है, तो ये टेक्निकली गलत चीज़ें हैं।
everything has some good elements in it, but you should not overindulge in everything. Balance is the key. क्रिएटिन का क्या रोल है? आजकल इतना बोलते हैं कि क्रिएटिन इम्प्रूव्स ब्रेन हेल्थ, इट इम्प्रूव्स मसल रिकवरी, तो डू यू प्रिस्क्राइब क्रिएटिन सप्लीमेंट्स? क्रिएटिन के ऊपर ट्रायल्स तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन उनका सैम्पल साइज़ इतना एडिक्वेट नहीं है कि कोई भी गाइडलाइन उसको रेकमेंड करे। पार्किंसन डिसीज़ पर एक ट्रायल हुआ था क्रिएटिन का, और उसमें देखा गया कि पार्किंसन डिसीज़ के प्रोग्रेशन में क्रिएटिन का कोई रोल नहीं है। तो ऐसे में हमको ये ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। येस, क्रिएटिन हैज़ मॉडेस्ट बेनिफिट इन डेवलपिंग मसल स्ट्रेंथ and it has mild benefit in cognitive enhancement, but we need more trials जिसमें कि बहुत सारे पेशेंट्स हो, तभी हम एक डेफिनेटिव कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे, और हो सकता है कि तभी गाइडलाइंस उसको रेकमेंड करें, और हो सकता है कि तब हम भी पेशेंट्स को रेकमेंड करें। What's one bad habit that you want everyone to stop which is affecting brain health? स्टॉप स्क्रोलिंग। ये जो हमारी आदत बन गई है डूम स्क्रोलिंग की, खासकर रात को सोने से पहले एंडलेस रील्स देखना, ये हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी। शॉर्ट टर्म में तो हमारा एक तरीके से कंसंट्रेशन या अटेंशन जो है ख़त्म हो जाता है, हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्लीप हैम्पर हो रही है, और लगातार अगर हमारी नींद ख़राब रहेगी तो लॉन्ग टर्म में हमको प्रॉब्लम हो सकती है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में जी लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है, वो दिमाग से एक तरीके से कचरा निकालता है, और अगर हमारी नींद लगातार प्रभावित रहती है तो लॉन्ग टर्म में न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो नींद को हमें ठीक रखना है। इसके अलावा जो हमारा डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव होता है लगातार स्क्रोलिंग देखने की वजह से, वो हमारे सोचने समझने के डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ को भी इफ़ेक्ट करता है। तो प्लीज़ अवॉइड स्क्रोलिंग, डू समथिंग कॉन्क्रीट, डू समथिंग एल्स, better do reading, listen to good quality music, spend quality time with your family members. That is better for brain health. तो डॉक्टर, बोथ ऑफ अस क्रिएट कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब, तो आपके हिसाब से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो देख के आपको सबसे ज़्यादा अनोयंस होती है या मुश्किल होती है टू रैप योर हेड अराउंड? क्योंकि इतने ज़्यादा हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स आ गए अनक्वालिफाइड, तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द गाइडलाइन, या वेयर शुड वी ड्रॉ द लाइन बिटवीन गिविंग इन्फॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग? बायोप्सी से कैंसर होता है। रेबीज़ की वैक्सीन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आपने रेबीज़ की वैक्सीन ली तो उससे आपकी जान जा सकती है। HIV जैसा कोई बीमारी ही नहीं है, ये लैब मेड बीमारी है। कोविड एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं और लाखों व्यूज़ हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, एंड लोग शेयर कर रहे हैं सारी बातें। मल्टीपल तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो रही हैं। एंड अब ये सोचिए कि सरकार इतना पैसा खर्च करती है बीमारी को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने में। अगर कुत्ता आपको काट ले, रेबीज़ हो सकता है, 100% मोर्टेलिटी रेबीज़ की, एंड दैट कैन बी ईजिली बी प्रिवेंटेड विद रेबीज़ वैक्सीन। सबको पता है ये बात, पर आजकल इन्फ्लुएंसर्स इतना सब कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने लगे हैं और लोग उसको मानने लगे हैं, एंड उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। कैंसर का वो पेशेंट जो कि ट्रीट हो सकता था, वो किसी बाबा के पास चले जाता है जहाँ पे उसको पानी पिलाया जा रहा है, वो किसी आयुर्वेदिक आश्रम में चले जाता है जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, बायोप्सी से कैंसर हो जाएगा, आप हमारे पास आइए, एंड फिर अल्टीमेटली पेशेंट का कुछ नहीं होता, वो लास्ट स्टेज में आता है, एंड लास्ट स्टेज में आने के बाद हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बची हैं, तो उस पेशेंट की जान चली गई। तो सरकार इतना सारा पैसा खर्च कर रही है और ये इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी बोलकर पेशेंट को गुमराह कर रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ टू डू समथिंग ऑन इट। वाई शुड ऑल दिस बी डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन? अगर देखा जाए डॉक्टर्स के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये लोग इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसका है? हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का, बिकॉज हमारे पास पेशेंट्स आएंगे, वो बीमारियां जो कि ईजिली प्रिवेंटेबल थी, वो बीमारियां जिनकी कॉम्प्लिकेशंस होने से रोका जा सकता था। अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाता है तो किडनी डिसीज से बच सकता है। अब वही पेशेंट अगर किसी क्वैक के पास जाता है या किसी इन्फ्लुएंसर के पास जाता है, वो अपना ट्रीटमेंट डिले करता है, अल्टीमेटली उसको नेफ्रोपैथी हो जाती है, अब वो डायलिसिस पर है। किसका फ़ायदा है? हॉस्पिटल का फ़ायदा है, डॉक्टर्स का फ़ायदा है। लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं एक बिज़नेस चला रहे हैं, वो इसलिए आपको बोलते हैं, ज्ञान देते हैं, बिकॉज उनका बिज़नेस इफेक्ट हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर का बिज़नेस इफेक्ट नहीं हो रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन तो बिजनेस और ज़्यादा बढ़ रहा है। एग्जैक्टली, लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। एटलीस्ट सरकार को तो सोचना चाहिए ना। आजकल तो ऐसे भी रील्स देखे मैंने कि जो कैंसर सेल्स है वो मार सकते हैं विथ फास्टिंग बिकॉज इट कॉजेज ऑटोफेजी। तो आप अगर कैंसर है तो आप कीमोथेरेपी मत लो, फास्टिंग करो,
और शुगर खाना बंद कर दो और वो कैंसर सेल्स मर जाएंगे. मतलब आई थिंक देयर शुड बी सम काइंड ऑफ रेगुलेशन ऑन व्हाट नॉनसेंस कैन बी स्प्रेड. कहीं पे तो कुछ तो होना चाहिए. यूट्यूब में भी एक आया है कि बाई अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसे करके एक पैनल आता है. मुझे नहीं लगता वो पैनल का कुछ भी वैल्यू है इंडिया में, बट एटलीस्ट दे आर मेकिंग दैट एफर्ट. आई थिंक इंस्टाग्राम में भी कहीं पे कुछ आना चाहिए कि आप डिग्रीज चेक करके उसको वैलिडेट करके तभी आप एक रिलायबल सोर्स बन सकते हो टू डिस्पेंस इन्फॉर्मेशन. आई थिंक देयर हैज़ टू बी समथिंग डन. और दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ दैट लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स अपना फ़ायदा चाहते हैं इन्फॉर्मेशन देके. अरे ये सब ख़राब करके तो आप हमारे पास ही आ रहे हो. एंड इन सच अ स्टेट दैट वी फील बैड कि हम इतना भी नहीं कर पाए, क्या इतना भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए, दैट वी कुड नॉट इवन हेल्प द पेशेंट आउट. So yeah, that is something that really needs to change. Now, before we end, 3 things that you want everyone to know about brain health. फर्स्ट इज़ नो योर हेडेक. आपको हेडेक किस तरीके से हो रहा है, कितना फ्रिक्वेंटली हो रहा है, कितना तेज़ हो रहा है, उसके क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, कैसे वो हेडेक ठीक होता है आपका, क्या उसके रिलीविंग फैक्टर्स हैं. इफ़ यू नो अबाउट योर हेडेक, इफ़ यू मेंटेन अ प्रॉपर डायरी, आपका हेडेक ठीक हो सकता है. दूसरा, अंडरस्टैंड रेड फ्लैग्स जो हमने डिस्कस किए हैं कि अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आपको है, किसी भी तरह का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है साथ में, चाहे वो आँखों में दिखाई देने में कोई परेशानी है, चलने फिरने में कोई लड़खड़ाहट है, डगमगाहट है, हाथ पैर में कमज़ोरी आ रही है, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग कैन बी रॉन्ग इनसाइड योर ब्रेन. कोई स्ट्रक्चरल लीजन हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है. वो रेड फ्लैग पहचानना बहुत ज़रूरी है. तीसरी चीज़ है, स्टॉप पॉपिंग पेन किलर्स फॉर योर हेडेक्स. पेन किलर्स सिर्फ एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए हैं, और वो भी तब जब डॉक्टर आपको रेकमेंड करे. अगर आपको बार बार पेन किलर खाने की ज़रूरत पड़ रही है, दैट मीन्स आपको कोई प्राइमरी या सेकेंडरी हेडेक डिसऑर्डर है दैट नीड्स एवेल्युएशन बाय अ क्वालिफाइड डॉक्टर. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर डूइंग दिस. दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव. थैंक यू सो मच. ग्लैड टू बी हियर. मैं आशा करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला. अगर आपको ऐसे हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें हमारा यूट्यूब चैनल डिकोडिंग हेल्थ विद डॉक्टर आंचल में ज़रूर फॉलो करें. मैं स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोज़ भी पोस्ट करती हूँ. उसके लिए आप हमें डॉक्टर आंचल MD में फॉलो करें. ये पॉडकास्ट देखने के लिए शुक्रिया.